फ्रेगमेंटेशन तो होती है। एक एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एक फंजाई बना रहा हूं जिसका ये फ्रूटिंग बॉडी है। इस फ्रूटिंग बॉडी पर ऐसे स्पोर बने जिन्हें हमने कोनिडिया बोला। कोनिडिया क्या है बेटा? एसेक्सुअल स्पोर है। तो ऑफसेट किसके लिए बोलते हैं? स्टेम के लिए बोलते हैं, जो पानी के ऊपर है हल्की सी और हॉरिजॉन्टल ऐसे ग्रो कर रही है। तो हमेशा याद रखो कि जब माइटोसिस होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए इनमें एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। यहां आता है आपका एंजियो, जिम्नो, इवन ह्यूमन भी आप समझो डिप्लॉन्टिक ही होती है एक तरीके से। ह्यूमन में अगर मैं प्लांट ना लूं, वैसे कहूं तो ह्यूमन डिप्लॉयड है, और ये मेरे पास ब्रायो और टेरिडो। तो ये इनके आपको पता होनी चाहिए कि लाइफ से इनमें होगा क्या। जाइगोट में माइटोसिस होती है। हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ इसको पढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं बेटा, इजी चैप्टर है पर हम छोड़ नहीं सकते। इसकी भी एनसीईआरटी आपने पढ़नी है, और इसके सारे मतलब अगर आप टॉपिक देखें वो थोड़ा सा ऐसा है जो समझने का जरूर है। दूसरी बात क्या है बेटा, हम इसको एक कम टाइम में प्रॉपर एक मतलब हम बोलते हैं कंसाइज करके इसको प्रॉपरली आपको बता रहे हैं, और आपको उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कोई डिटेल छोड़ेंगे, आपको सारा जो है वो नोट्स को फॉलो करना है, जिसमें से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए एक बार जरा चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या हमें कैसे मूव करना है ना। देखिए सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर से बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आएगा, है ना। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन बेटा 4 मार्क्स है, और मैं आपको फिर बताता हूं कि नीट 2019 के पेपर में, 2019 के पेपर में 617 नंबर पे 617 मार्क्स पे, सेम मार्क्स पे लगभग 1500 रैंक का फर्क था। तो आप समझ सकते हो 4 मार्क्स में कितना फर्क आ जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी चैप्टर आप छोड़ेंगे नहीं, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताया नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या है, इस चैप्टर के लिंक है बहुत सारे चैप्टर से, जैसे कि प्लांट किंगडम से लिंक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से लिंक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से लिंक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हमारे पास है। मैंने और लिख दिया, इसको सेल कर देते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन है ना, इससे ये लिंक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे इसकी लिंकेजेस बनती हैं। एक खास चीज इस चैप्टर में बेटा मैं जो आपको बता देता हूं, और इसको आप ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ करोगे। देखो गड़बड़ क्या है, इस चैप्टर की खास बात क्या है, इनमें बहुत सारी जनरल स्टेटमेंट्स हैं। जनरल स्टेटमेंट्स का मतलब यह है कि वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, पर उसने इन जनरल बोल दिया है। जैसे उसने बोला है कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जैसे इवन मोनेरा को लेके इसने माइटोसिस लिख दिया है, जबकि बैक्टीरिया में माइटोसिस होती नहीं है। या उन्होंने ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को लेके एल्गी और फंजाई में बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन कर दी है कि एल्गी में एक्सटर्नल होती है और फंजाई में इंटरनल होती है। हमारे पास ऐसी कुछ एल्गी जरूर होती हैं जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो कुछ जनरल कॉन्सेप्ट हैं जिनको लेकर आप प्लांट किंगडम या कहीं कंफ्यूज मत होना, एक जनरल चीजें हैं जो मैं साथ के साथ बताता चलूंगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर को, लेक्चर को, और प्रॉपरली सारी चीजें पढ़ते हुए चलते हैं। तो लेक्चर को मैं 2 पार्ट में लेता हूं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और टॉपिक स्टार्ट होता है मेरे पास लाइफ स्पान से। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है इस चैप्टर में वो है लाइफ स्पान, है ना। लाइफ स्पान एनसीईआरटी कहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका अपना एक लाइफ स्पान होता है, एक टाइम होता है कि वो कब तक जी रहा है, ऐसा कुछ होता है। तो अगर मैं डिफाइन करूं लाइफ स्पान को, सबसे पहले मान लो मैं लाइफ स्पान को डिफाइन करता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि लाइफ स्पान क्या है बेटा, अ पीरियड बिटवीन, है ना, एक पीरियड है किसके बीच का, पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ, है ना। बर्थ और उसके साथ नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड है उसको हम लाइफ स्पान कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पान कहते हैं। तो एनसीईआरटी कहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका अपना एक लाइफ स्पान होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो अर्थ पर जीता है, ठीक है। अब हम ये कहते हैं बेटा कि हमें लाइफ स्पान को लेके काफी वेरिएशन मिलती है। अगर हम वेरिएशन की बात करते हैं तो वेरिएशन मैं बोल सकता हूं कुछ ऑर्गेनिज्म का तो फ्यू आवर्स का है, फ्यू आवर्स से लेकर कुछ हमारे पास इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक सरवाइव कर जाते हैं, है ना, हंड्रेड्स ऑफ ईयर तक। और अगर मैं आपको स्पोर की बात करूं, अगर मैं आपको बात करूं स्पोर्स क्या होते हैं मेरे पास, जैसे कुछ मान लो स्लाइम माउल्ड है, उसमें स्पोर बन रहा है, बैक्टीरिया में स्पोर बन रहा है, तो स्पोर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक सरवाइव कर जाते हैं। तो लाइफ स्पान बड़ा ही मतलब वेरिएबल चीज है ना। और अगर आप देखो, अगर आप बात करते हो सीड की, एक
क्लास 12th में एक चैप्टर में लिखा है ना, क्लास 12th के चैप्टर सेकंड में, कि सीड की वायबिलिटी बहुत लंबी है, तो वहां तक सर्वाइव भी तो किया सीड। तो लाइफ स्पान काफी वेरिएबल चीज है ना, वेरिएबल चीज है। तो हम यहां पर कहते हैं कि लाइफ स्पान में जो वेरिएशन है, वहां पर हम एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि मेरे पास दो ऑर्गेनिज्म है, क्रो और एक मेरे पास पैरट है। क्रो का जो लाइफ स्पान है मेरे पास, वो लगभग मेरे पास 15 to 20 ईयर्स मान लो, और पैरट का मेरे पास 140 ईयर्स है। तो आप देखो इनका साइज सिमिलर है, सिमिलर इन साइज, बट लाइफ स्पान अलग है ना, लाइफ स्पान डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी ने बोला है कि लाइफ स्पान नॉट डिपेंड ऑन साइज। बेसिकली लाइफ स्पान ऑर्गेनिज्म का साइज पर डिपेंड नहीं करता। और क्लियरली एनसीईआरटी ने एक टेबल दी है जहां पर कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पान बताए हैं। आपने क्या करना है, उन ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान आपने याद करने हैं। जैसे अगर मैं मान लो यहां पर कह रहा हूं कि एलिफेंट जो है वो 60 to 90 ईयर्स, रोज 5 से 7 साल है ना, डॉग 20 to 20 ईयर्स, ठीक है, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, क्रो 15 ईयर्स से 20 ईयर्स, बनाना ट्री 25, काऊ बेटा ये हो गया हमारे पास, पैरट 140, क्रोकोडाइल ये, हॉर्स सिमिलर लाइफ स्पान है, टॉर्टोइज ये रहा बेटा 140 ईयर्स तक लिख सकते हैं, बेनियन ट्री 200। तो ये कुछ लाइफ स्पान है जो आप याद करके जाएं। अच्छा, लाइफ स्पान में बेटा जो एनसीईआरटी में गिवन है और कुछ खाली स्पेस है जहां पर उसने पूछा है, तो आप कर सकते हो, अगर याद कर लो ये तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब मैं यहां से आपको एक चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लाइफ स्पान जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि लाइफ स्पान जो है वो नहीं डिपेंड करता किस पे, साइज पे, है ना। हमने क्रो और पैरट का एग्जाम्पल देखा, नॉट डिपेंड ऑन साइज। यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है कि लाइफ स्पान किस बात पे डिपेंड करता है, यहां पर जो प्योर ऑब्जर्वेशन है वो ये है बेटा कि अर्थ पर जो पुराना टाइम था, मैं कहूंगा अर्थ पर ओल्डर टाइम्स में, तो अर्थ पर जब हम बात करते हैं ओल्डर टाइम पे, तो ओल्डर टाइम में क्या था हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे, अर्थ पे हमारे पास ओल्डर टाइम में ये कंडीशन थी, समझना इस बात को, कि बेसिकली ओल्डर टाइम में कंडीशन बहुत ज्यादा अनस्टेबल टाइप की थी, अनफेवरेबल थी। तो उस समय में अनफेवरेबल थी, आप समझो, अनफेवरेबल कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए वो क्या थे, ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुए वो बेसिकली क्या थे, समझना, अनफेवरेबल कंडीशन है और उसमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुए वो कौन से ऑर्गेनिज्म थे, को किस तरह के ऑर्गेनिज्म थे, ये हमें देखना है। तो जो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए वो कैसे थे बेटा, उनका शॉर्ट लाइफ स्पान था क्योंकि कंडीशन बड़ी खराब थी। लेकिन जो बाद में इवॉल्व हुए, है ना, बाद में इवॉल्व हुए, तो लेटर टाइम में उनका क्या था बेटा, लेटर टाइम में लॉन्ग लाइफ स्पान वाले ऑर्गेनिज्म आए। तो हम ये एक चीज है जो रिलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं भाई ये एक तरीका है रिलेट करने का, जो पहले आए उनका लाइफ स्पान छोटा था, जो बाद में आए उनका लाइफ स्पान ज्यादा बड़ा था। छोटे लाइफ स्पान वाले एक बार रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे बच्चे बनाते थे क्योंकि वो मर जाते थे, और जिनका लाइफ स्पान बड़ा था उनमें क्या होता था, रिप्रोडक्शन साइकिल कई होती थी, लेकिन वो मतलब क्या करते थे, जैसे कई बार रिप्रोड्यूस करते थे। ये क्या करते थे, ये कई बार रिप्रोड्यूस करते थे। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि लाइफ स्पान जो है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता, क्लियर है। और लाइफ स्पान किन चीजों पे डिपेंड करता है, एवोल्यूशन पे, कि कौन कब आया उसके हिसाब से उसकी लाइफ स्पान इवॉल्व हुई होगी। अब हम यहां पे ये कहते हैं बेटा कि डेथ सर्टेनिटी है ना, लाइफ स्पान कुछ भी हो, अगर मैं कहता हूं लाइफ स्पान ठीक है वेरिएबल है, लाइफ स्पान इज वेरिएबल, बट मेरे पास डेथ जो है, डेथ इज सर्टेन। डेथ एक सर्टेन चीज है, आप समझो ध्यान से, डेथ क्या है हमारे पास, एक सर्टेन चीज है ना। डेथ हमारे पास क्या है, एक सर्टेन चीज है। अगर हम ये कहते हैं कि लाइफ स्पान वेरिएबल है, तो डेथ हमारे पास क्या है, एक सर्टेन चीज है। सर्टेन का मतलब क्या होता है, इसको समझना ध्यान से। सर्टेन का मतलब क्या होता है कि डेथ होना श्योर है, हमारे पास डेथ होना श्योर है, क्लियर है, ठीक। तो डेथ होना बिल्कुल श्योर है ना, ठीक है। अब जरा आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। तो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल है, पर एनसीईआरटी ने कहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ नहीं होती। मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी डेथ नहीं होती, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। होता क्या है बेटा, जैसे ये अमीबा है, अगर अमीबा को खाना मिलेगा
तो वो डिवाइड करके 2 सेल बना देगा, है ना। वो डिवाइड करके क्या बना देगा, 2 डॉटर अमीबा बना देगा, है ना। तो उसका कोई लाइफ स्पान नहीं होता क्योंकि वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना। देखो अब मैं आपको बताता हूं, ह्यूमन के केस में अगर खाना मिलता रहे तो भी एक समय के बाद डेथ हो जाएगी, बट फॉर इन केस ऑफ लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इफ फेवरेबल कंडीशन हो, इफ क्या हो, फेवरेबल कंडीशन, दे कीप ऑन डिवाइडिंग। अगर फेवरेबल कंडीशन होगी तो क्या होगा, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, वो डिवाइड करते जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई फिक्स, हम कहते हैं उन्हें इमॉर्टल बोलते हैं, वो मतलब मरते ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें कंडीशन अच्छी मिले तो वो डिवाइड करते चले जाते हैं। इतना याद रहेगा तो यहां से क्या आ सकता है, लाइफ स्पान की डेफिनेशन, लाइफ स्पान साइज पे डिपेंड नहीं करता, कुछ के लाइफ स्पान पूछ सकता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल देके कहेगा मुझे बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल है। क्लियर है। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि सेल डिवीजन इज बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये याद रहेगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, टॉपिक को रिप्रोडक्शन से लिंक करेंगे। हमने लाइफ स्पान की बात की, हमने ये कहा कि लाइफ को अर्थ पे बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो हम ये कह रहे हैं टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ वी रिक्वायर अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की नीड है नोन एज रिप्रोडक्शन। उस बायोलॉजिकल प्रोसेस का नाम जो है बेटा रिप्रोडक्शन है। हमें यह समझ में आना चाहिए टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, लाइफ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मुझे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की जरूरत है जिसका नाम रिप्रोडक्शन है। नाउ हम अब आप आ जाते हैं टॉपिक रिप्रोडक्शन पे। ठीक है, अब यहां से हमने टॉपिक लाइफ स्पान को रिप्रोडक्शन से लिंक कर लिया। अब सबसे पहले मान लो मैं रिप्रोडक्शन डिफाइन करता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, एक सिंपल सी डेफिनेशन, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अपने जैसा ऑफस्प्रिंग बनाता है, पेरेंट अपने जैसा ऑफस्प्रिंग बनाता है। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब होता है बच्चे, प्रोजेनी ऑफ इटसेल्फ, खुद के जैसे बच्चे बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है बेटा, हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने अगर आसपास देखूं तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स में, है ना, डाइवर्सिटी है, पर सभी ऑर्गेनिज्म एक साइकिल फॉलो करते हैं जिसमें क्या होती है, बर्थ होती है, ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होती है और डेथ होती है। तो मैं ये लिखूंगा कि जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो, है ना, वो क्या शो कर रहे हैं, अ साइकिल ऑफ बर्थ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ। बर्थ, रिप्रोडक्शन एंड डेथ, इसकी एक साइकिल फॉलो कर रहे हैं, है ना, बर्थ, रिप्रोडक्शन और डेथ की एक साइकिल फॉलो कर रहे हैं। तो हमने ये बोला है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साइकिल फॉलो करते हैं जो हमारे पास बर्थ, रिप्रोडक्शन और डेथ की एक साइकिल होती है। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिप्रोडक्शन ह्यूमन के लिए कौन सी 2 पर्पस सॉल्व करता है, मतलब कौन से पर्पस सॉल्व करता है, सबसे पहला पर्पस है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ मुझे कि रिप्रोडक्शन कौन सा 2 पर्पस सॉल्व करता है, तो सबसे पहला पर्पस है लाइफ की कंटिन्यूटी, लाइफ को कंटिन्यू मेंटेन रखना। दूसरा पर्पस है, सेकंड पर्पस है, फर्स्ट तो ये हो गया कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पहला पर्पस हो गया। सेकंड पर्पस हो गया बेटा हमारे पास, दिस इज फर्स्ट पर्पस, सेकंड इज वेरिएशन। तो रिप्रोडक्शन 2 काम करता है, एक तो लाइफ को बनाए रखता है अर्थ पे, दूसरा वेरिएशन लाता है ताकि एडप्ट कर सके। अब यहां से हम आगे मूव करेंगे, हम ये देखते हैं बेटा कि सभी तरह के ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लियर, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है बेटा कि वो किस तरह का रिप्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे, है ना, किस तरह का रिप्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे वो इन चीजों पे डिपेंड करता है। ये एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है कि वो क्या रिप्रोडक्शन सिलेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है किस पे, उनके हैबिटाट पे, उनकी इंटरनल फिजियोलॉजी और कुछ और फैक्टर। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन
डिपेंड ऑन मतलब हम ये टाइप ना लिख के हम लिखेंगे मोड, कि वो कौन सी किस तरह का रिप्रोडक्शन सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो डिपेंड ऑन किस पे, हैबिटाट पे, कहां वो मिल रहे हैं, किस तरह की उनकी कंडीशन है, स्पोर बनाना है कि फिजन करना है, इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, और अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अब हम यहां से मूव करने वाले हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पे। हमारे पास दो टाइप की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सबसे पहले हम एसेक्सुअल के बारे में बात करेंगे। और अगर आप देखो कि एसेक्सुअल को जब हम डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन में एक बात जरूर इंक्लूड करते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा, ये क्या है, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। आप समझ रहे हैं क्या आएगा इसमें, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व। बेटा एक क्वेश्चन का चैप्टर है ये ना, तो आसान है पर समझने का तो है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने कुछ फीचर्स हैं, मतलब ये जो प्रोसेस होता है एसेक्सुअल, उसके अपने कुछ फीचर्स हैं। पहला हम बोल सकते हैं ये सिंपल होगा, है ना। सिंपल का मतलब सिंपल है, कम टाइम लेगा, टेक लेस टाइम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लेस कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो फीचर है वो सबसे पहले मेरे पास क्या है, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है, टेक लेस टाइम, लेस कॉम्प्लेक्स है, ठीक। दूसरी बात बेटा क्या है, हमने लिखा इसमें गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, अब यहां पर कैच है एक, गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट अकर। तो नॉर्मली तो नहीं होती है गैमेट फॉर्मेशन, पर आपसे अगर कोई पूछे मुझे एक ऐसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताओ जिसमें गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो आप कहोगे कि भाई पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है आप समझो ध्यान से, पार्थेनोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या हुआ, आप देखो गैमेट तो बने, जिसमें क्या हुआ, क्वीन जो थी डिप्लॉयड थी, डिप्लॉयड क्वीन ने मियोसिस करके गैमेट बना दिया जिसे एग सेल कहते हैं। इस एग सेल की माइटोसिस से ड्रोन बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गैमेट तो बना, है ना, कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हुआ, गैमेट फॉर्मेशन तो ही, हमने माइटोसिस करके ड्रोन बनाया है, तो एग सेल से मैंने ड्रोन बना दिया, तो गैमेट तो बना, ये एग सेल तो बना, तो इसलिए लिखा है मे और मे नॉट। आप समझो इस चीज को, बिल्कुल एकदम क्लियर रखो इसे। लेस कॉम्प्लेक्स है ना, सिंपल प्रोसेस है, कम टाइम लेगा, और सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है ना, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। आप समझ रहे हैं, ये मेरे पास कुछ बेसिक फीचर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये बिल्कुल अपने दिमाग में आपने बिठाना है। अब यहां से हम जा रहे हैं आगे, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां से क्वेश्चन आएगा। ये वो पार्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है, सबसे ज्यादा चांस यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे समझना, हम कह रहे हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरे पास एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैं देखूंगा, दूसरा मैं देखूंगा मल्टी सेलुलर में। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यूनिसेलुलर में। अब देखो मेरी बात समझना ध्यान से, यूनिसेलुलर में मेरे पास आ जाएगा मोनेरा। मोनेरा का मतलब है बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल कैसे होता है, तो अगर आप पेज नंबर 20 क्लास 11th में देखेंगे तो वो आएगा फिजन। बैक्टीरिया में क्या होती है, फिजन होती है, ये फेवरेबल कंडीशन में होती है, ठीक है, ये होती है फेवरेबल कंडीशन में, ध्यान रखना बेटा इसको। उसके बाद फिजन के बाद अनफेवरेबल में स्पोर बनते हैं, तो स्पोर बनेंगे मेरे पास किसमें, अनफेवरेबल में। तो अनफेवरेबल में मेरे पास क्या बन रहे हैं, स्पोर बन रहे हैं। अब हम यहां से आगे गए, हमने बात कर दी प्रोटिस्टा की। मान लो प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है ना। अगर मैं बात करता हूं यूकैरियोटिक की, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है और साथ के साथ क्या है बेटा, यूकैरियोटिक। आप समझो ध्यान से, प्रोटिस्टा मेरे पास यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, ठीक, क्लियर, बहुत सही। तो इसमें मुझे अलग अलग टाइप के पढ़ने हैं, जैसे अमीबा में क्या होगा,
बाइनरी फिजन कैसे होगा वो हमें पढ़ना है ना। अमीबा के बारे में पढ़ना है, और किसके बारे में पढ़ना है, मैंने अमीबा पढ़ लिया, ठीक है, अमीबा के बारे में पढ़ लो, और पैरामीशियम, यूग्लिना, आप समझ रहे हो, तो इनके बारे में पढ़ना है मुझे, पैरामीशियम, समझ रहे हो, यूग्लिना, इनके बारे में, प्लाज्मोडियम, ये सब पढ़ना है मुझे, है ना। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स टाइप के हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद मेरे पास में मल्टी सेलुलर में दो ग्रुप में पढ़ूंगा, एक में पढ़ूंगा लेस डिफरेंशिएटेड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेस डिफरेंशिएटेड? लेस डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन नहीं है। लेस डिफरेंशिएटेड का मतलब है कि हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब यह हुआ कि अभी मान लो थैलस जैसा स्ट्रक्चर है, या मैं इनको कह सकता हूं लोअर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर में एक मैं पढ़ूंगा लोअर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यहां पे आप हाइड्रा वाइड्रा के बारे में पढ़ोगे, और आप यहां पे पढ़ोगे हाइयर ऑर्गेनिज्म में। तो ये वो टॉपिक है जहां से काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपने बहुत ध्यान रखना है इस टॉपिक पर, है ना, काफी मतलब फोकस रखना है इस पे। तो चलिए मूव कर लेते हैं, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या बात हो रही है यहां पर, एकदम फटाफट से बात करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बाइनरी फिजन की, है ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा की बात कर रहा हूं। तो सबसे पहला तरीका है बाइनरी फिजन। आप देखो, आपके पास ये अमीबा है, तो अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है वो किसी भी प्लेन से हो जाता है, ऐसे। तो मैं लिखूंगा एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से ये अमीबा डिवाइड हो जाता है। अमीबा में बाइनरी फिजन जो होता है वो किसी भी प्लेन से होता है। फिर आपके पास एक यूग्लिना है ऐसे, तो यूग्लिना जो है बेटा ऐसे डिवाइड करता है, आपके पास इस तरीके से डिवाइड करता है ऐसे, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वाला बाइनरी फिजन किस में हो रहा है? यूग्लिना में, देखो ध्यान से। और एक और मेरे पास बाइनरी फिजन आएगा जिसे आप ट्रांसवर्स कहोगे। तो कुछ इस तरीके का बाइनरी फिजन आ रहा है जिसे आप क्या कह रहे हो? ट्रांसवर्स कह रहे हो। तो जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आएगा वो किस में आ जाएगा? पैरामीशियम में। तो आपको समझ आना चाहिए कि मेरे पास बाइनरी फिजन का मतलब है एक सेल डिवाइड करके दो सेल बना रहा है, किसी भी प्लेन से अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना, ठीक है, लिशमानिया भी आ सकता है यहां पे, और पैरामीशियम मेरे पास दिस इज ट्रांसवर्स, है ना, पैरामीशियम ऐसे डिवाइड करेगा। मल्टीपल फिजन के आपने बेटा लोअर क्लासेस में क्लास 9 10th में जो एग्जाम्पल पढ़ा था, एक पढ़ा था प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नॉर्मली मल्टीपल फिजन करता है, प्लाज्मोडियम जीनस की बात कर रहा हूं बेटा, है ना। उसके अलावा आप ये देखोगे कि अमीबा के अंदर भी मल्टीपल फिजन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। मल्टीपल फिजन होता है कब? अनफेवरेबल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अनफेवरेबल में क्या करता है? ये मल्टीपल फिजन करता है। कौन करता है? अमीबा। तो अमीबा हमारे पास मल्टीपल फिजन करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे हम कहते हैं सिस्ट बनाता है। तो इसका एक डायग्राम भी आपको करना है और एनसीईआरटी से वो सारे पॉइंट समझने कि क्या होता है। देखो, सबसे पहले ये अमीबा है, तो अमीबा को कैसे मल्टीपल फिजन करता है? मल्टीपल फिजन के लिए कंडीशन मुझे अनफेवरेबल चाहिए। कैसी कंडीशन चाहिए? अनफेवरेबल। ध्यान दो, अमीबा ने क्या किया? सबसे पहले ये देखो, अमीबा ने, ये अमीबा है बेटा हमारे पास, दिस इज अमीबा। अमीबा ने क्या किया? अपने सूडोपोडिया, दिस इज सूडोपोडिया, दीज ऑल आर सूडोपोडिया, इन सूडोपोडिया को वापसी अंदर कर लेगा, मतलब सेल के अंदर चले जाएंगे एक तरीके से। तो ये सूडोपोडिया को विड्रॉ करता है जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है, क्योंकि खाना तो है नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है ना, तो खाना है नहीं तो अनफेवरेबल में सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा। विदड्रॉ का मतलब वापसी। ऐसा सर्कुलर अमीबा हो गया ये। अब क्या करता है? ये 3 लेयर बनाता है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर, 3 प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करता है। तो ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया ये। तो ये जो 3 प्रोटेक्टिव लेयर बनाई, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनसिस्टमेंट। क्या नाम देते हैं बेटा? एनसिस्टमेंट नाम देते हैं। तो मेरे पास ये अमीबा है, मैंने क्या किया? अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा ऐसा आ गया और एनसिस्टमेंट कर दी। एनसिस्टमेंट समझ रहे हो? इस तरीके से मैंने कवर बना लिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया? एनसिस्टमेंट हो गई, है ना। ये मैंने क्या कर दी? एनसिस्टमेंट कर दी। समझना ध्यान से बेटा, दिस इज एनसिस्टमेंट, मैंने ऐसे कर दी। अब एनसिस्टमेंट करने के बाद, क्लियर है, एनसिस्टमेंट कर दी मैंने, ये मैंने कर दी एनसिस्टमेंट।
एनसिस्टमेंट कर दी मैंने, मतलब सिस्ट बना दिया, ऐसा हार्ड कवर सिस्ट हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, ये मेरे पास क्या है बेटा, न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मल्टीपल फिजन। अब होगा मल्टीपल फिजन, बहुत सारे हार्ड 3 लेयर बनाई थी यहां पे, ये 3 लेयर का सिस्ट बना दिया। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सिस्ट। बेटा सिस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है ना। अब क्या हुआ, इसमें मल्टीपल फिजन करी हमने, मल्टीपल फिजन करके छोटे छोटे डॉटर अमीबा बना दिए, है ना, छोटे छोटे डॉटर अमीबा बना दिए। हर एक अमीबा को नाम देते हैं, क्योंकि इनमें स्यूडोपोडिया भी होगा, तो स्यूडोपोडियो, और क्योंकि ये स्पोर बने एक तरीके से, तो पूरा नाम आएगा स्यूडोपोडियोस्पोर। तो मल्टीपल फिजन से आपके पास स्यूडोपोडियोस्पोर बनेंगे। और मैं क्या करूंगा, अब इस सिस्ट को ब्रेक करूंगा। तो जब मैं सिस्ट को ब्रेक करूंगा तो मेरे पास ये स्यूडोपोडियोस्पोर रिलीज होंगे, जिसे हम स्पोरुलेशन कहते हैं। तो स्पोरुलेशन से ये रिलीज हो गए, जिसको हम कहेंगे डॉटर अमीबी। तो डॉटर अमीबी पर ये कब होगा, फेवरेबल कंडीशन में, है ना। ये अनफेवरेबल में हुआ, फेवरेबल जब आई तो मल्टीपल फिजन हुआ और सिस्ट ब्रेक हुआ, जिसे स्पोरुलेशन कहते हैं। तो आपको इन प्रोसेस का सीक्वेंस पूछ सकता है नीट के एग्जाम में, कि मेरे पास एनसिस्टमेंट कब होता है, मल्टीपल फिजन, और उसके बाद क्या होगा बेटा, स्पोर रिलीज कहते हैं, जिसे हम स्पोरुलेशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा सिंगल सेल वालों में कैसे मतलब डिवीजन होती है, हमने पढ़ा उसमें फिजन होता है, नॉर्मल फिजन, और क्या हो सकता है ये। इसके अलावा बेटा मेरे पास एक और है कि आप देखो, हम क्लमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में रखते हैं, वो भी सिंगल सेल का है। तो कि क्लमाइडोमोनास ये हंस नहीं रहा है बेटा, इसका ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, कप शेप, है ना। तो इस क्लमाइडोमोनास के अंदर काफी सारे ऐसे मोटाइल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और ये माइटोसिस से बनते हैं, बाई माइटोसिस। तो बाई माइटोसिस मेरे पास क्या होगा, मोटाइल स्पोर बनते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं जूस्पोर। तो जूस्पोर क्या होता है बेटा, इन एल्गी बनेगा, एल्गी याद रखो, क्लमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, और जूस्पोर के फीचर याद रखो, एक तो ये हैप्लॉइड होता है, दूसरा मोटाइल होता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला है। ये एसेक्सुअल स्पोर है बेटा, किससे बना है, एसेक्सुअल स्पोर से, और इसमें फ्लैजिला होगा, मोटाइल है तो इसमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा। और किस तरह की एल्गी जूस्पोर बनाती है, एक ग्रीन एल्गी बनाती है बेटा, और हमारे पास क्या बनाती है, ब्राउन एल्गी। और आप देख रहे हो ग्रीन एल्गी में दोनों तरह की, सिंगल सेल वाली हमने देख ली क्लमाइडोमोनास, मल्टी सेलुलर भी बनाती होगी। क्लियर हो गई बात। तो ये मेरे पास क्या है, जूस्पोर। ये पॉइंट याद रखना, डायरेक्टली पूछेगा। और जूस्पोर बेटा माइक्रोस्कोपिक है, आंख से नहीं दिखेगा, छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, और पानी में मूव करके फिर आगे जाके ग्रो करके बड़ा क्लमाइडोमोनास बना देता है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं बेटा, एक ईस्ट है, उसके अंदर बडिंग होती है ऐसे, जैसे ये ईस्ट है, ईस्ट मैं फंजाई में लेता हूं, उसमें इस तरह की बडिंग होती है ना, बडिंग इन ईस्ट, है ना। तो हमारे पास ये बडिंग हो गई। तो कई बार क्या होता है बेटा, बडिंग और फिजन में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। बडिंग में क्या होता है, डॉटर सेल अटैच रहते हैं, डॉटर सेल क्या है बेटा, अटैच है, आप समझ रहे हो। फिजन में डॉटर सेल फ्री हो जाते हैं, जो डॉटर सेल बनते हैं वो फ्री हैं। दूसरा, इसमें इक्वल साइज के बनते हैं, इक्वल साइज के मतलब डॉटर सेल्स बनते हैं। इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होती है। अगर अनइक्वल डिवीजन होती है, बडिंग देख रहे हो हाइड्रा में होगी बेटा, सॉरी ईस्ट में है मेरे पास, और ईस्ट आपके सिलेबस में सैकेरोमाइसिस है, जो आप पढ़ते हो, जिसे ब्रीवर्स और बेकर्स ईस्ट कहते हो, सैकेरोमाइसिस। तो डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। तो अनइक्वल होगा। दूसरा बेटा इसमें खास चीज क्या है कि ये अटैच रहता है पेरेंट से। दूसरा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट सेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेल कैन बी आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिवीजन के बाद, है ना। इसमें ऐसा नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको बताए मैंने, किसके बीच में, बडिंग और फिजन के बीच में। क्लियर है, ये बिल्कुल समझ आना चाहिए बेटा आपको। अब यहां से हम आगे गए और हम देखेंगे कि बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी,
फंजाई, इनमें क्या होता है, जिन्हें हम लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। असल में बच्चे लोअर ऑर्गेनिज्म वर्ड से कंफ्यूज रहते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये सब होता है, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ये सब लोअर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। स्पॉन्जिस, ये सब किस में आ जाते हैं, हाइड्रा, ये सब लोअर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो मुझे एल्गी में क्या मिलता है, मान लो एल्गी तो मल्टी सेलुलर है ना, अगर एल्गी मल्टी सेलुलर वाली है तो उसमें एक तो बेटा फ्रेगमेंटेशन होती है, आपको पता है वो टूट के नई एल्गी बना सकती है। दूसरा मेरे पास इसमें भी जूस्पोर होंगे, जूस्पोर, एक्सेप्ट जूस्पोर किसमें नहीं होते, एक्सेप्ट रेड एल्गी। रेड एल्गी को छोड़ के, मैं कह रहा था ना प्लांट किंगडम से लिंक है, तो रेड एल्गी को छोड़ के बाकी सारी एल्गी में आपके पास जूस्पोर होंगे, है ना, मोटाइल स्पोर। फंजाई में भी फ्रेगमेंटेशन होती है। उसके अलावा फंजाई में क्या होता है बेटा, एक स्पेशल टाइप के स्पोर होते हैं जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया क्या है मेरे पास, समझना ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा। फ्रेगमेंटेशन होती है हमारे पास, मल्टी सेलुलर फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर लिख दिया हमने। हमारे पास फंजाई में, ध्यान से समझे मेरी बात, फ्रेगमेंटेशन तो होती है, एक एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। जैसे मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एक फंजाई बना रहा हूं जिसका ये फ्रूटिंग बॉडी है। इस फ्रूटिंग बॉडी पर ऐसे स्पोर बने जिन्हें हमने कोनिडिया बोला। कोनिडिया क्या है बेटा, एसेक्सुअल स्पोर है। एसेक्सुअल स्पोर है, छोटा है, नॉन मोटाइल है। अगर कोई स्पोर नॉन मोटाइल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एप्लेनोस्पोर बोलते हैं। क्लियर, एप्लेनोस्पोर। और एसेक्सुअल स्पोर है, नॉन मोटाइल है, हैप्लॉइड होता है और प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस होता है। ये और जूस्पोर दोनों किसका प्रोडक्ट होते हैं, माइटोसिस का। तो इसका मतलब ये बेटा फ्रूटिंग बॉडी है, ये दिस इज फ्रूटिंग बॉडी जिसपे कोनिडिया लग रहा है। इसको हम नाम देते हैं कोनिडियोफोर, क्योंकि इसका नाम कोनिडिया है। आप देख पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, दिस कोनिडिया इज हैप्लॉइड, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी हैप्लॉइड है, समझ रहे हो। तो आप इस चीज को समझो कि कोनिडियोफोर जो हैप्लॉइड है, माइटोसिस से कोनिडिया बनते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं, हवा से उड़ के जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो कोनिडिया और जूस्पोर में डिफरेंस भी कर सकते हो। कोनिडिया बेटा नॉन मोटाइल होता है, जूस्पोर मोटाइल होता है। ये मेन स्पोर है किसका, मेन स्पोर ऑफ फंजाई। फंजाई का मेन स्पोर यही होता है, ये मेन स्पोर है एल्गी का। इसमें फ्लैजिला है, इसमें नहीं है, नॉट प्रेजेंट। दूसरी चीज, ये बेटा एयर के थ्रू मूव करता है और ये पानी में होता है, पानी के थ्रू मूव करता है। आप समझ रहे हैं ये चीज, क्लियर। अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो दोनों हैप्लॉइड है और दोनों मेरे पास किसका प्रोडक्ट है, माइटोसिस का। ये समझने वाली बात हो गई, ठीक है। आपको अगर आप देखो बेटा, मल्टी सेलुलर की हम बात कर रहे हैं, अगर आप सीक्वेंस पकड़ सको, हम अब मल्टी सेलुलर पढ़ रहे थे तो हमने उसमें क्या पढ़ लिया, हमने एल्गी के बारे में जाना, हमने फंजाई में पेनिसिलियम, जो हमने ये बनाया है स्ट्रक्चर, ये हमने स्ट्रक्चर बेटा पेनिसिलियम के लिए बनाया। दिस स्ट्रक्चर इज फॉर फंजाई पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम के लिए बनाया हमने, क्लियर हो गई बात। तो ये हमने पेनिसिलियम के लिए बना दिया। अब ये मेरे पास क्या है बेटा, हाइड्रा की बात कर रहे हैं। अब हाइड्रा में मेरे पास बड बनती है ना, ये क्या बनती है, बड बनती है। बड क्या होती है बेटा, इस तरीके से आउटग्रोथ होती है ना। तो इसलिए कई बार हम क्या नाम दे देते हैं इसको, बाहर की तरफ बनी हुई बड, एक्सोजीनस बड कह देते हैं। आप समझ रहे हैं ना। स्पॉन्जिस जो हैं, स्पॉन्जिस में एक खास तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं जिन्हें आप जेम्यूल कहते हो, जिन्हें आप क्या कहते हो, जेम्यूल कहते हो, जो एक तरीके की स्पॉन्जिस में बनी हुई अंदर की तरफ वाली बड है। दिस इज इंटरनल बड। ये कैसी बड है, इंटरनल, ये बड अंदर की तरफ है। तो स्पॉन्जिस में जो बड बनती है वो अंदर की तरफ बनती है, समझो ध्यान से। स्पॉन्जिस में हमारे पास जो बड बनती है वो अंदर की तरफ बनेगी, अंदरूनी बड होती है, इंटरनल बड होती है। किसके अंदर, स्पॉन्जिस के अंदर। तो स्पॉन्जिस में इंटरनल बड बनती है बेटा, आप दिमाग लगाओ इस बात में। स्पॉन्जिस में हमारे पास जो बड बनती है वो इंटरनल, अंदर की तरफ होती है, ठीक है। उसे एंडोजीनस बड कहते हैं, उसका नाम जेम्यूल है। तो जेम्यूल याद रखना आपने, जेम्यूल इज फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे नया स्पॉन्ज डेवलप कर सकता है,
ये अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप होता है, इसे जेम्यूल कहते हैं, ऐसे निकल के जाकर नया स्पॉन्ज बना सकता है। नाउ जेम्यूल इज एंडोजीनस बड, है ना, क्लियर। इसका क्या बनेगा बेटा स्ट्रक्चर, जेम्यूल। और जेम्यूल कौन सी बड है, एंडोजीनस, अंदर की तरफ बनी हुई बड है एक तरीके की, ठीक है। तो हमने क्या करे बेटा, इनके स्ट्रक्चर्स देख लिए। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूं, हम क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल में देखी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, फिर मल्टी सेलुलर में लोअर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ प्लांट्स में मिलता है। और प्लांट के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं, तो हम वो देखने वाले। तो जब हम हायर प्लांट की बात करते हैं तो इसमें हम वर्ड यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से रूट, स्टेम और लीफ इन्वॉल्व होंगे, उनसे स्ट्रक्चर बना रहे। और कैसे बनेंगे, बाई माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा आप रूट, स्टेम, लीफ से अगर कोई नया स्ट्रक्चर, नया प्लांट बना दें तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट में ये पॉसिबल है, क्लियर, प्लांट में ये पॉसिबल है। तो हमारे पास इन स्ट्रक्चर्स के नाम है। अब ये लिंक जाके जुड़ रहा है किससे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से। ये लिंक अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से जुड़ रहा है और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है बेटा, रनर। रनर किस में होता है, ग्रास में। रनर किस में होता है बेटा, ग्रास में। देख रहे हो इस तरीके से ये जो इसकी स्टेम है ना, ये स्टेम ऐसे फैलती जाती है और उसके ऊपर ऐसे देख रहे हो नोड है, दिस पॉइंट इज नोड। ये देखो बेटा ये नोड है, इस नोड से मेरे पास ऐसे ब्रांचेस आएंगी, ऊपर लीफ बनेगी और ये नीचे एक हॉरिजॉन्टल ब्रांच है जो फैलती जाती है। तो घास के अंदर मेरे पास क्या होता है, ग्रास में मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है रनर, है ना, क्लियर है। उसके बाद एक होता है स्टोलोन। हमने पढ़ा था मिंट और जैस्मिन में, है ना, मिंट में और हमने जैस्मिन में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था एक लेटरल ब्रांच होती है, दिस इज लेटरल ब्रांच। लेटरल ब्रांच समझ में आ रहा है, साइड में एक ब्रांच है जो नीचे की तरफ बेंड करी है, आर्क करी है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ क्या करी है, बेंड, ऐसे इस तरफ ऐसे बेंड करी है, क्लियर है। ध्यान से सुनो बेटा, तो हमारे पास स्टोलोन वर्ड है। स्टोलोन वर्ड का मतलब है कि हमने इसको ऐसे बेंड कर दिया, आप समझो ध्यान से, हमने इसको क्या किया, इस तरीके से बेंड कर दिया है, नीचे की तरफ बेंड कर दिया है। तो हमने इसको क्या नाम दिया है, स्टोलोन नाम दिया है ना, हमने क्या नाम दिया, स्टोलोन नाम दिया है। तो स्टोलोन क्या होता है हमारे पास, स्टोलोन हमारे पास होता है मिंट और जैस्मिन में। किसमें होगा, मिंट में होगा और जैस्मिन में होगा स्टोलोन, जिसमें क्या होगा, ये लेटरल ब्रांच निकल के नीचे चली गई, क्लियर। इसको हमने क्या बोल दिया, स्टोलोन बोल दिया। अब आ जाते हैं हम ट्यूबर की बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, ट्यूबर की बात कर रहे हैं। ट्यूबर किस में होता है, ट्यूबर हमारे पास पोटैटो में होता है। देखो पोटैटो में क्या होता है, ये मेन प्लांट है, इस मेन प्लांट की कुछ ब्रांचेस ऐसे जमीन के नीचे होती है। तो जो अंडरग्राउंड ब्रांच है, जो जमीन के नीचे अंडरग्राउंड ब्रांच है, उस ब्रांच की टिप पर ये स्ट्रक्चर लगता है जिसे ट्यूबर कहते हैं। हम इन्हें कहां पढ़ रहे हैं, इन्हें हम पढ़ रहे हैं कि क्या हम इनसे नया प्लांट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये रनर में ऐसे रूट आ जाती है, आप इसको तोड़ो, इतने पार्ट को नई जगह लगा दो, लग जाएगा। ऐसे ही स्टोलोन में यहां रूट आ जाती है, इतने पार्ट को काटो, नया प्लांट बना दो। ऐसे ही ट्यूबर पे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे आप आई कहते हो। आई हमारे पास एक प्रकार की एक्सिलरी बड होती है। इस आई में क्या होता है, हर एक आई, ईच आई वो एक प्लांट बना सकता है ना, क्योंकि वहां नोड है, नोड पर बड होती है एक, तो हर एक आई एक प्लांट बना सकता है। तो ट्यूबर मेरे पास किस में होता है, पोटैटो में। आपने पोटैटो ही याद करना है इसका एग्जांपल। तो रनर, स्टोलन, ट्यूबर, ये मेरे पास वो स्ट्रक्चर हैं जो वेजिटेटिव क्योंकि प्लांट में हम क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रोपेग्यूल्स। नाउ व्हाट इज प्रोपेग्यूल, जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में आएगा। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का मतलब वेजिटेटिव पार्ट को यूज कर रहे हैं। आगे आओ, देखो जरा, बल्ब बेटा हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अनियन में होता है, अनियन में और गार्लिक में होता है, ठीक है। हमारे पास एक और प्लांट होता है जिसमें बल्ब होता है, उसका नाम होता है बुलबिल। उसके बल्ब में ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनसे नया प्लांट बन सकता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, बुलबिल।
नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बल्ब? बल्ब तो नॉर्मल सा एक स्ट्रक्चर है जिससे ऊपर ऐसे प्लांट डेवलप हो जाएगा. व्हाट इज बुलबिल? बुलबिल क्या होती है? एक रिप्रोडक्टिव बल्ब होती है. एक ऐसी बल्ब होती है जिससे नए प्लांट्स बन सकते हैं. तो रिप्रोडक्टिव बल्ब को हमने नाम दे दिया है बुलबिल. और ये मेरे पास किस में मिलेगी? ये मेरे पास अगावी में मिलेगी. ये मेरे पास किस में मिलेगी? अगावी में. तो आप क्लियर होने चाहिए यहां पर कि मेरे पास जो बल्ब है वो क्या है? किस में है? अनियन में और गार्लिक में. आप समझो ध्यान से, मेरे पास जो बल्ब है वो अनियन और गार्लिक में है. ठीक है, हमने क्या बोला है? बुलबिल क्या होता है बेटा? एक रिप्रोडक्टिव बल्ब होती है. उसका एग्जाम्पल अगावी है. क्लियर है? यहां तक समझ आ गया. अब जरा शक्कर समझो. शक्कर क्या होता है? देखो, ये मेन प्लांट है. दिस इज मेन प्लांट. यहां से एक टेढ़ी ब्रांच आ रही है. एनसीईआरटी कहती है ऑब्लिक ब्रांच आती है. कहां से? फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम. अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे जो पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम से एक ऑब्लिक ब्रांच, एक टेढ़ी ब्रांच, ऐसे टेढ़ी ब्रांच ऊपर आती है. ये आ रही है, देखो. दिस इज नोन एज शक्कर. और ये इसके एग्जाम्पल हैं बेटा बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथिमम. ये एग्जाम्पल हैं इसके. क्राइजेंथिमम ये एग्जाम्पल है. क्लियर हो गई बात? तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए बेटा. क्या क्या एग्जाम्पल हैं इसके? बनाना, ठीक है, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम. ये 11th में भी है. शक्कर हो गया. देखो, राइजोम क्या होता है? जमीन के नीचे अंडरग्राउंड ऐसे हॉरिजॉन्टल स्टेम होती है. हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे ग्रो करती है, जिसपे ये नोड होता है और इसे ब्रांच कहते हैं. ये ब्रांच है ना. और इस नोड से ऊपर प्लांट निकलता है ऐसे, तो इसे हम राइजोम कहते हैं. तो राइजोम आप क्या याद करोगे? सबसे पहले तो याद रखो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कई बार डेफिनेशन में आ जाएगा क्वेश्चन. हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, क्लियर. पेरिनियल है. पेरिनियल मतलब 1 साल से ज्यादा तक सरवाइव करता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे ग्रो कर रहा है, उसे हमने क्या नाम दे दिया? राइजोम का नाम दे दिया. इसके एग्जाम्पल है बेटा मेरे पास. क्या एग्जाम्पल याद रखोगे? जिंजर और टर्मरिक. ये तो 2 याद ही रखने हैं. इसके अलावा बेटा बनाना इसमें भी आता है. बनाना आता है और शुगर केन, है ना. आपको ये कंफ्यूजन ना हो, शुगर केन और बनाना इनमें आता है राइजोम में, है ना. राइजोम में क्यों आता है? क्योंकि ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसकी वजह से. दिस इज राइजोम, है ना. एक अंडरग्राउंड पार्ट हम लगा सकते हैं बनाना बनाने के लिए, तो वो चीज है. अब आ जाते हैं हम लोग ऑफसेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा. देखो, हमारे पास क्या है? कुछ प्लांट होते हैं जिनका जो इकॉर्निया एक एक्वेटिक प्लांट है. इकॉर्निया एंड पिस्टिया, ये दोनों क्या है? एक एक्वेटिक प्लांट है. ये तो खासकर ये एक्वेटिक वीड है, एक तरीके का, पानी में मिलता है. ये क्या करता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत फास्ट स्प्रेड करता है. बड़ा ही फास्ट स्प्रेड करता है. कैसे स्प्रेड करता है जरा देखो. ये ऐसे स्प्रेड करता है कि ये नोड पर ये लीफ लगी हुई है और लीफ का क्राउन है. क्राउन का मतलब होता है गुच्छा. यहां पे टफ्ट मतलब गुच्छा. क्राउन का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके का सर्कल टाइप का. टफ्ट ऑफ रूट होती है नोड पर. ये शॉर्ट इंटरनोड होती है और इसी शॉर्ट इंटरनोड को हम ऑफसेट कहते हैं. ऑफसेट का मतलब होता है एक पॉइंट से निकल के दूसरी जगह ऐसा ग्रो करना. तो यहां से ऐसे निकलते चले जाते हैं, उस पे ऐसे बनता चला जाता है और पानी में पूरा फैल जाता है. तो ऑफसेट किसके लिए बोलते हैं? इस स्टेम के लिए बोलते हैं जो पानी के ऊपर है हल्की सी और हॉरिजॉन्टल ऐसे ग्रो कर रही है. ऑफसेट किस में मिलता है? इकॉर्निया में. इकॉर्निया को बेटा एक और नाम देते हैं वाटर हायासिंथ बोलते हैं. एनसीईआरटी कहती है कि ये टेरर ऑफ बंगाल है. टेरर ऑफ बंगाल क्यों है बेटा? क्योंकि इकॉर्निया को देखो क्या हुआ था, हम इंडिया लाए थे. इंडिया में बेटा इसको लाए थे. इन इंडिया इट वॉज ब्रॉट फॉर, किसके लिए लाए थे? ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, सजाने के लिए लाए थे. क्या था ऐसा इसमें? क्या था बेटा? आपको ये पूछ सकता है. इसमें बेटा इसकी एक तो कलर ऑफ फ्लावर और लीफ. कलर ऑफ फ्लावर और लीफ बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसकी लीफ और कलर ऑफ फ्लावर के लिए इसे लाए थे. आप सोचो जरा, बड़ा अच्छी बात है ये. ठीक है, सजाने के लिए लाए थे. पानी में पूरा ही सज गया ये, तो ये इसको लाए थे इकॉर्निया को. और ये बेटा स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में होता है. याद रखना, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, थोड़ा रुका हुआ, मेनली फ्रेश वाटर में मिलता है हमें, है ना.
क्लियर, बहुत ज्यादा तेज चलते हुए पानी में नहीं, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में मिल जाता है ये, ठीक है। और ये बहुत तेजी से फैलता है और ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज करता है, उससे मेरे पास किलिंग ऑफ फिश होती है, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कह रहे हैं, ठीक है। किलिंग ऑफ फिश या एक्वेटिक लाइफ को हार्म होता है। तो ऑफसेट का मतलब पता होना चाहिए, इसके किस लिए लाए थे ये पता होना चाहिए, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में मिलता है, फ्रेश वाटर आपको पता होना चाहिए ना, क्लियर है, ठीक। तो इस तरह की चीजें आपने दिमाग में रखनी है इसके लिए। अब यहां से हमारे पास बेटा एक और एग्जांपल है, जैसे ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में हमेशा याद रखो बेटा, लीफ के इस कॉर्नर को मार्जिन कहते हैं। तो जो मार्जिन है उस पे मेरे पास लीफ बड है, मार्जिन पे मेरे पास क्या है, लीफ बड है ना, मार्जिन पे मेरे पास लीफ बड प्रेजेंट है। तो हमने यहां पर क्लियर करा कि ऑन मार्जिन हमारे पास लीफ बड प्रेजेंट है, क्लियर, लीफ बड प्रेजेंट है, समझो ध्यान से। तो मार्जिन पर हमारे पास क्या है, लीफ बड प्रेजेंट है, लीफ बड। तो ये हमारे पास क्या है, लीफ बड ऐसे है ना, ये लीफ बड है, क्लियर होगी बात, ये चीज है ना, ये चीज है हमारे पास। तो लीफ बड हमारे पास मार्जिन पर प्रेजेंट होगी और ये लीफ बड जो है बेटा हमारे पास, ये जो लीफ बड हमारे पास है, ये इससे नया प्लांट बन सकता है। अब आपसे बेटा, आपको कई बार मतलब नीट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करते हैं। एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है कि प्लांट की जो नोड होती है, नोड ऑफ प्लांट जो है, जो प्लांट में नोड और इंटरनोड होता है, वहां पर डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, हैव डिवाइडिंग सेल्स। ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से, जो प्लांट की नोड है उस पर डिवाइडिंग सेल्स हैं। ये जो डिवाइडिंग सेल्स हैं यहां पर, ये जो हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स हैं, समझना इस बात को, प्लांट की नोड पर मेरे पास डिवाइडिंग सेल्स हैं। वो जब कांटेक्ट में आते हैं, कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर, जब वो मॉइस्चर की कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से, ड्यू टू विच हमारे पास एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप करता है, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर डेवलप करता है। आप समझ रहे हो, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर फिर माइटोसिस होती है, डेवलप करता है। तो ये चीज एनसीईआरटी ने पूछी है। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी ने क्लियरली बताया है कि जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनका फेवरेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लोअर ऑर्गेनिज्म का फेवरेट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनका फेवरेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, क्लियर। तो जरा देख लेते हैं बेटा, हम बात करते हैं। देखो होता क्या, देखो हमारे पास क्या होता है कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, क्लियर, सही है। तो हम इस पे बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। हम ये लिखते हैं कि इन लोअर ऑर्गेनिज्म, लोअर का मतलब होता है एल्गी और फंजाई, मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एनसीईआरटी में लिखा है, मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। वो क्या है बेटा, एसेक्सुअल है। और ये किसमें होता है, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में होता है। और आप हमेशा याद रखो कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने वाला होता है ना, उससे जस्ट पहले ये किस में मूव कर जाते हैं, मतलब सॉरी, अनफेवरेबल आने से पहले। तो इन अनफेवरेबल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कंडीशन ये करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बन गया है ना, जाइगोट बनता है। जाइगोट रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। रेस्टिंग स्टेज का मतलब होता है डिवाइड नहीं करता, ठीक है, अंडरगो रेस्टिंग स्टेज, क्योंकि उसकी क्या होती है, थिक वॉल होती है। तो आपको ये समझना आना चाहिए बेटा कि मेरे पास कोनिडिया वगैरह की थिन वॉल होती है, जाइगोट की थिक वॉल होती है। तो वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। कब जाता है रेस्टिंग स्टेज में, जब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसीलिए अनफेवरेबल कंडीशन में लोअर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल करते हैं और फेवरेबल वाले में क्या करते हैं, एसेक्सुअल, कोनिडिया, जूस्पोर, ये सब बनाएंगे। क्लियर है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये आपके पास अब टेबल रेडी हो गई है और आपको ये सब अभी डाटा याद रहना चाहिए कि मोनेरा में फिजन हो रहा है ना, इनमें भी फिजन है, सब में, इनमें बाइनरी फिजन जो आप पढ़ रहे हो, और अलग अलग टाइप का आपने पढ़ा है, 3 टाइप का आपने पढ़ा है इसमें।
पेनिसिलियम में कोनिडिया है ना, और देख रहे हो लोअर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर में। हाइड्रा में बडिंग है, स्पॉन्जिस में हमने जेम्यूल पढ़ा है। तो ये स्ट्रक्चर सब याद करने हैं आपने। एल्गी में बेटा जूस्पोर प्लस फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों हो सकती है, पर फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर में होगी, ध्यान रखना, इसे गड़बड़ नहीं करना। रनर ग्रास में शक्कर, हमारे पास बनाना, ऑफसेट इकॉर्निया। तो अब ये टेबल पूरी याद करनी है आपने। ट्यूबर मेरे पास पोटैटो, बल्ब की जगह बुलबिल लिख देंगे, और बुलबिल मेरे पास किस में होता, अगावी में, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन। राइजोम टर्मरिक जिंजर, है ना, टर्मरिक जिंजर। अब ऐसी टेबल बना के बढ़िया से याद करना आपने। लीफ बर्ड ब्लायोफाइलम, मिंट जैस्मिन स्टोलोन। तो ये आपने करना अब इसको प्रॉपरली, है ना, ये हाइयर लोअर ऐसे, ये अब आपके मतलब एक पार्ट ए सेक्सुअल का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम जरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या आ गया बेटा, सबसे पहले फीचर की बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास कौन से फीचर्स हैं, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास कौन से फीचर्स हैं, उन पे हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हम डेफिनेटली कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स होगा तो क्या होगा बेटा, टाइम लेगा, टेक टाइम, इसमें वेरिएशन बनती है। क्लियर, क्योंकि हमने बेटा इस चीज को याद रखना है कि एसेक्सुअल में मेरे पास क्लोन फॉर्म होता है। आपको याद रखना बेटा इस बात को, क्लोन फॉर्म होता है। और आपको पता है क्लोन क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होता है एंड जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं। आप समझो इस चीज को। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं वेरिएशन, हम लिखेंगे क्लोन नॉट फॉर्म, है ना, क्लोन नहीं बनेगा, ठीक है। और क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हम नॉर्मली कहते हैं बेटा दो पेरेंट इन्वॉल्व है। नॉर्मली हम बात करते हैं दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम क्या कहते हैं, उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, और हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी ने कहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटी होती है, मतलब कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होती है। तो हम ये कहते हैं कि मे बी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स अलग हों, ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मे बी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, हो सकता है उनका स्ट्रक्चर अलग हो, बट दे क्या कर रहे हैं, सुनना ध्यान से, मे बी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट क्या कर रहे हैं वो, सोचो, बट दे शो सम कॉमन पैटर्न, कुछ ना कुछ वो क्या कर रहे हैं, कुछ कॉमन पैटर्न शो कर रहे हैं, सम कॉमन पैटर्न, कुछ ना कुछ कॉमन पैटर्न शो कर रहे हैं। क्लियर है, कुछ ना कुछ क्या है, कॉमन पैटर्न शो कर रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि मे बी ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप के हों, पर वो क्या है, कुछ कॉमन पैटर्न शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेके कुछ कॉमन पैटर्न शो करते हैं। वो कॉमन पैटर्न क्या है ये समझो, वो कॉमन पैटर्न क्या है वो हमें समझना है। तो कॉमन पैटर्न में मेरे पास फेजेस हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फेजेस होते हैं बेटा, हर एक ऑर्गेनिज्म में फेजेस होते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसकी बर्थ होती है या सीड का जर्मिनेशन होता है, जब तक उसमें मतलब फ्लावर्स नहीं आते या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं करते, उस फेज को हम वेजिटेटिव फेज बोलते हैं या जुवेनाइल फेज बोलते हैं। जुवेनाइल फेज वर्ड एनिमल्स के लिए यूज करते हैं बेटा, और वेजिटेटिव फेज हम किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए। तो ये क्या होता है, इट इज टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी जब तक आ रही है, फ्लावर्स जब आने स्टार्ट हो रहे हैं, उस टाइम पीरियड को हम वेजिटेटिव या जुवेनाइल फेज कहते हैं। फिर हमारे पास वो फेज आता है जिसमें रिप्रोडक्शन होती है, जिसे हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, जिसकी वजह से कंटिन्यूटी रहती है लाइफ में।
फिर हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव आता है ना, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, या हम लोग बोल सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव के बाद हम लोग बात कर सकते हैं सेनीसेंट फेज। सेनीसेंट फेज क्या होता है बेटा? आफ्टर रिप्रोडक्शन स्टॉप और डेथ के बीच का पीरियड, आफ्टर रिप्रोडक्शन स्टॉप एंड बिटवीन डेथ के बीच का जो पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं? सेनीसेंट फेज कहते हैं। सेनीसेंट फेज होता है कि भाई रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गई और डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हमने क्या बोल दिया? सेनीसेंट फेज बोल दिया। तो बर्थ, आप समझो ध्यान से, बर्थ हमारे पास सेनीसेंट फेज क्या है? सेनीसेंट फेज है हमारे पास आफ्टर रिप्रोडक्शन स्टॉप एंड बिटवीन डेथ के बीच का जो है एक पीरियड है, उसे हम सेनीसेंट फेज कह रहे हैं। उसे हम क्या कह रहे हैं? सेनीसेंट फेज कह रहे हैं। क्लियर? ठीक है, क्लियर। अब मैं यहां पर बिल्कुल इस चीज को मैं कह रहा हूं, यहां पे जो मतलब इस चीज को आपने समझना है, आप ध्यान से सुने बेटा, इस चीज को समझना है हमने कि सेनीसेंट फेज जो होता है उसमें क्या होता है। हम कहते हैं एजिंग होती है। एजिंग मतलब एक तरीके से बेटा, एजिंग क्या होता है? एजिंग होता है हमारे पास एक तरीके से ऑर्गन फेलियर, ऑर्गन फेल हो सकते हैं। और क्या होती है? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये चेंजेस याद करो, है ना। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जो ओल्ड एज में हम कहते हैं, मान लो रिप्रोडक्शन स्टॉप हो गई, डेथ से पहले के बीच में एजिंग हो रही है, बूढ़ा हो रहा है पर्सन, है ना, ऐसा कुछ हो रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटा? हम ये देखेंगे कि इनकी और इनकी लेंथ के बेस पर, मतलब इन फेजेस की लेंथ के बेस पर हमारे पास किस तरह के प्लांट होते हैं। हमने क्या देखा? अपने आसपास फ्लावरिंग प्लांट को देखा, जो पौधे जिनमें फ्लावर्स आते हैं, क्योंकि फ्लावर एक स्ट्रक्चर है जो इस बात का इंडिकेशन है कि रिप्रोडक्टिव फेज आ गया। तो हम कहते हैं कि फ्लावर हमने देखा, कब आया ये इस चीज को लेकर हमने क्या किया? प्लांट्स बनाए हैं। तो हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी मेरे पास क्या है बेटा? सबसे पहली कैटेगरी है एनुअल की। एनुअल प्लांट वो होते हैं, किस बेस पर किया है मैंने? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज के बेसिस पर। सबसे पहले प्लांट मेरे पास कौन से होते हैं? एनुअल होते हैं। एनुअल क्या है? ध्यान सुने बेटा, एनुअल क्या है? एनुअल वो प्लांट है, एनुअल वो प्लांट है जो, सोचना इस बात को, एनुअल वो प्लांट है, समझना इसे, जिनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फेज एक ही साल में कंप्लीट या एक सीजन में कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज इन सिंगल सीजन, मतलब 6 महीने ऐसे। रिप्रोडक्टिव फेज इन सिंगल सीजन, या हम बात कर रहे हैं ईयर, मतलब सिंगल सीजन, या हम ईयर की बात कर रहे हैं ना, समझो इस बात को। तो हम क्या कर रहे हैं कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज इनका एक सिंगल सीजन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसको बेटा आप जैसे मान लो मैं इसके एग्जांपल लिख रहा हूं, गेहूं, व्हीट। तो ये नॉर्मली क्या होते हैं? दे आर मोनोकार्पिक। मतलब क्या होता है इसमें? उसके बाद डेथ हो जाती है। अगर एक बार ये, फिर क्या होती है? सीधे डेथ होती है, तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल है गेहूं, व्हीट, टोमेटो। ये वो पौधे हैं जिनमें क्या होता है? एक ही सीजन में फ्लावर आके, फ्रूट आके प्लांट मर जाता है। अब एक खास चीज क्या है जो आपको दिमाग में रखनी है कि ये मोनोकार्पिक होते हैं। दे आर मोनोकार्पिक। अब ये मोनोकार्पिक क्या होता है बेटा? मोनोकार्पिक का मतलब होता है ये एक ही बार सीजन में फ्रूट बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस फ्रूट वंस इन अ लाइफ। मतलब ये हुआ बेटा, समझो ध्यान से, गेहूं है, एक बार फ्रूट आके पौधा मर गया, दोबारा अगले साल फ्रूट नहीं आएगा उसमें। मोनोकार्पिक का मतलब ये नहीं है कि एक फ्रूट आएगा, लाइफ में एक ही बार फ्रूट आएगा फिर पौधा मर जाएगा, उसे हम कहते हैं एनुअल। ऐसे ही मेरे पास एक पौधे होते हैं जिन्हें बाइनियल कहते हैं। बाइनियल में क्या होता है बेटा? फर्स्ट ईयर में ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब वेजिटेटिव फेज। क्या है मेरे पास? वेजिटेटिव फेज है। क्लियर। सेकेंड ईयर में हमारे पास क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगी, फिर फाइनली डेथ हो जाएगी। रिप्रोडक्शन एंड देन क्या होगा बेटा? डेथ हो जाएगी। देन क्या होगा? डेथ हो जाएगी। तो मेरे पास आप समझो ध्यान से, मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया एनुअल बताया, फिर मैंने क्या बताया? बाइनियल बताया,
और फिर मैं क्या बता रहा हूं, पेरिनियल बता रहा हूं, समझो। तो एनुअल क्या होता है, जो एक सीजन में ग्रो किया, फ्लावर आए, फ्रूट आ गया, फिर उसी सीजन में मर गया, 6 महीने में मर गया, साल भर में मर गया। नाउ दैट इज एनुअल, ठीक है। बाइनियल क्या होता है, पहले साल ग्रो करेंगे, दूसरे साल फ्रूट आएगा, फिर प्लांट मर जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता दोनों साल फ्रूट आए, पहले साल ग्रो किया, दूसरे साल फिर वो प्लांट मर जाएगा। इसके एग्जाम्पल बेटा प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के लास्ट पेज में वर्नलाइजेशन में लिखे थे, कैबेज हो गया, रेडिश हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है बाइनियल के, है ना। और कहां लिखा है बेटा, वहां भी लिखा है जिबरलिन जो बोल्टिंग करता है वहां पर। अच्छा, ये भी मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब ये भी लाइफ में एक ही बार फ्रूट बनाते हैं, मर जाते हैं उसके बाद। अब आते हैं मेरे पास पेरिनियल। पेरिनियल क्या करता है बेटा, इसका वेजिटेटिव फेज 1 साल से ज्यादा होता है। वेजिटेटिव फेज इज मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा है इसका वेजिटेटिव फेज, 1 साल से ज्यादा है। इन्हें हम पेरिनियल कहते हैं। पेरिनियल में क्या आ जाएगा, समझेंगे बहुत ध्यान से। पेरिनियल में क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से बेटा, पेरिनियल में क्या आ जाएगा। पेरिनियल हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक है मोनोकार्पिक और एक है पॉलीकार्पिक। आप जरा इसको ऐसे समझो, पेरिनियल का मतलब है जिसका 1 साल से ज्यादा वेजिटेटिव फेज है। तो वेजिटेटिव फेज हमारे पास मोर देन 1 ईयर है, 1 साल से ज्यादा, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये सीड है, मान लो कुछ साल के बाद इसमें फ्लावर आया और फ्रूट आके प्लांट मर गया। इसका मतलब ये कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं ये वाले प्लांट ना, एक ही बार फ्रूट आता है, पर फिक्स है कि 1 साल से ज्यादा समय लगेगा, मतलब 2 साल से ज्यादा लग जाएगा फ्रूट आने वाने में। तो हम वेजिटेटिव फेज इनका 1 साल से ज्यादा का है, तो अगले साल 2 साल के बाद ऐसा, तो इसे मोनोकार्पिक कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, फिक्स वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज होता है। जैसे ये वाला वेजिटेटिव फेज हो गया और ये वाला रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, तो फिक्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज होता है। इसके 2 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में हैं, आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है मोनोकार्पिक के, पेरिनियल मोनोकार्पिक के। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, बैम्बू। पहला एग्जाम्पल है बैम्बू। बैम्बू कितने साल में फ्लावर करता है, 50 to 100 ईयर्स में फ्लावर करता है। एंड फ्लावर करने के बाद प्लांट मर जाता है एंड डाई, उसके बाद मर जाता है, इसलिए मोनोकार्पिक कह रहे हैं। उसके बाद दूसरा आता है एक प्लांट नीलकुरंजी। नीलकुरंजी बेटा प्लांट कहां मिलता है, वेस्टर्न घाट पे, तमिलनाडु केरला वाले एरिया में, वेस्टर्न घाट कहते हैं इंडिया के। तो नीलकुरंजी फ्लावर करता है इन सितंबर अक्टूबर, ठीक है, वंस इन अ 12 ईयर, 12 साल में फ्लावर करता है एंड प्लांट डाई, उसके बाद प्लांट मर जाता है। लास्ट टाइम इसके बेटा ब्लू कलर के फ्लावर होते हैं, ठीक है ना, ब्लू कलर के फ्लावर हैं, और ये लास्ट 2006 में किया था, फिर 2018 में, अब आप जोड़ लो कब करेगा अपने आप से, और सितंबर अक्टूबर में फ्लावर करता है। इस नीलकुरंजी का नाम स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है, साइंटिफिक नेम क्या है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। तो ये जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है ये 12 साल में फ्लावर करता है, बैम्बू करता है 50 से 100 साल में, पर ये मोनोकार्पिक है, फ्लावर करके प्लांट मर जाता है। लेकिन जो हम अपने आसपास देखते हैं, नीम, मैंगो, ये ऐसा थोड़ी है कि एक बार फ्लावर करे फिर प्लांट मर गए, फिर 1 साल बाद फिर फ्लावर आ जाता है। तो इनमें क्या है, नो क्लियर कट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। बहुत क्लियर मेरे पास वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है, एकदम क्लियर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है किसके पास, पेरिनियल की बात कर रहे हैं। तो पेरिनियल वो है जिसके पास कोई क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है, दिमाग में बिठाओ। क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो ये सीड है, सीड से मान लो 4 साल के बाद फ्लावर आया, फिर अगले साल फिर 1 साल के बाद फिर से फ्लावर आया, फ्रूट आता रहा,
ऐसे मैंगो में होता रहता है 4-5 साल में। तो इनके पास क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज नहीं है। तो आप देखो एनुअल मोनोकार्पिक होते हैं, बाइनियल मोनोकार्पिक होते हैं, पेरिनियल हो सकते हैं, उसके कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल हैं, लेकिन मोस्टली पेरिनियल जो आसपास ट्री हैं आपके क्या हैं, वो पॉलीकार्पिक, लाइफ में एक से ज्यादा बार फ्रूट बनाते हैं। मान लो मुझे कोई क्वेश्चन करना है, ये करके देखो एक जरा कि कैबेज, रेडिश, इसमें से बताओ मोनोकार्पिक कौन है। मोनोकार्प देखो, कैबेज क्या है, एनुअल है, नहीं बाइनियल है। रेडिश क्या है, बाइनियल। बैम्बू क्या है, पेरिनियल। नीलकुरंजी पेरिनियल, नीम पेरिनियल। व्हीट एनुअल, टोमेटो एनुअल, मेज एनुअल, मैंगो पेरिनियल। अब मोनोकार्पिक कौन है जो लाइफ में एक बार फ्रूट बनाते हैं? एक तो सारे ये ले लो, बाइनियल वाले ले लो, एक दो है ना, दो तो ये हो गए बाइनियल। और किसको लोगे, और ले लो एनुअल वाले को। कितने एनुअल हो गए, 3 एनुअल हो गए, ये मोनोकार्पिक होते हैं। उसके अलावा नील कुरंजी और बैम्बू, 2 मेरे पास, एक बैम्बू और एक मेरे पास नील कुरंजी, ये दोनों मेरे पास क्या हो गए, मोनोकार्पिक। पेरिनियल कौन कौन से हैं, 1 2 3, ठीक है 4 पेरिनियल हो गए। बाइनियल कौन से हैं, 2 1 2। आपको ऐसे करना है, कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है, इस तरीके से करना है। क्लियर हो गई बात बेटा? चलिए ध्यान से देखिए बेटा, अब हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे बात कर रहे हैं, है ना, ठीक है। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं, अब आ जाओ। देखो ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूं आपको। हम बात करते हैं एनिमल्स में, एनिमल्स में भी कई तरह के एनिमल्स होते हैं। एक रिप्रोडक्शन को लेके हम मतलब बनाते हैं सीजनल ब्रीडर बनाते हैं, और एक बनाते हैं हम कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। अच्छा, एनिमल्स में और प्लांट में खास चीज क्या होती है, हॉर्मोन्स के थ्रू चेंजेस आते हैं, है ना, समझो ध्यान से। तो एक हमारे पास सीजनल ब्रीडर होता है। सीजनल ब्रीडर क्या होता है, दे ब्रीड इन अ फिक्स सीजन, दे ब्रीड इन अ फिक्स सीजन, ये किसी फिक्स सीजन में ब्रीड करते हैं। ऐसा क्यों होता है आप समझना ध्यान से, दे ब्रीड इन अ फिक्स सीजन, ये ब्रीड कर रहे हैं फिक्स सीजन में। मान लो ये फिक्स सीजन में ब्रीड कर रहे हैं, और वो ब्रीड मतलब करने का पर्पस क्या है, आप समझो इस बात को। ब्रीड करने का पर्पस क्या है कि वो फेवरेबल कंडीशन में ब्रीड करते हैं ताकि बच्चा सरवाइव कर सके। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं यंग वन, प्रोड्यूस, या पूरे साल भर ब्रीड नहीं करते, यंग वन इन फेवरेबल कंडीशन। अगर वो कंडीशन फेवरेबल है उस वक्त यंग वन बना रहे हैं। बच्चा तब पैदा हो रहा है जब कंडीशन फेवरेबल है, आप समझ रहे हो, इसे हम सीजनल ब्रीडर कह रहे हैं। दिस इज नोन एज सीजनल ब्रीडर, समझो इस बात को। सीजनल ब्रीडर का जो एग्जाम्पल दे रखा है वो मेरे पास काऊ है, बफेलो है, ठीक है, लॉयन हो गया। इसके अलावा मेरे पास बेटा ये बर्ड्स वगैरह, ये सीजनल ब्रीडर होते हैं। आप देखते हो आपके घर के आसपास मार्च वगैरह में बर्ड्स नेस्ट बनाते हैं, उसके अलावा दिसंबर में नहीं बनाएगा। वो नेस्ट एग ले करने के लिए करता है, अगर वो दिसंबर में एग ले करेगा तो बच्चा मर जाएगा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज आपको समझनी है। कंटिन्यूअस ब्रीडर वो होते हैं विच कैन ब्रीड थ्रू आउट ईयर। ऐसा वो इसलिए कर पाते हैं बेटा, पूरे साल भर ब्रीड कर दिए। ऐसा वो कब कर पाते हैं, ऐसा वो कब कर पाते हैं, सोचो। क्योंकि क्या होगा, दे हैव पेरेंटल केयर, उनके पास पेरेंटल केयर है। पेरेंटल केयर का मतलब अपने बच्चे को बचा सकते हैं फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। सेव प्रोजेनी, बच्चा सेव प्रोजेनी, किससे बचाना है, अनफेवरेबल कंडीशन। प्रोजेनी फ्रॉम अनफेवरेबल से बचाना है। आप सोचो इस बात को, दिमाग में लगाओ, है ना। ऐसा तो बेटा ह्यूमन ही लगता है हमें। तो इसका मतलब जो बंदर की फैमिली के हैं, प्राइमेट्स, बंदर की फैमिली वाले, या कुछ बर्ड्स कैपिटिविटी में। बर्ड्स इन कैपिटिविटी क्या होता है बेटा, ये लिखा है एनसीईआरटी में, बर्ड्स इन कैपिटिविटी, है ना, क्लियर। मैं एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूं और मैं अराउंड, मेरे को पता है कि सारी लाइनें एनसीईआरटी की कवर कर रहा हूं, तो इसको आपको देखना पड़ेगा। तो बर्ड्स इन कैपिटिविटी का मतलब होता है क्लोज कंडीशन में। और कौन से बर्ड्स हमारे पास क्लोज कंडीशन में होते हैं, क्लोज कंडीशन में वो बर्ड्स हैं जो हमारे, मतलब क्लोज कंडीशन समझो ध्यान से। बर्ड्स इन कैपिटिविटी का मतलब बर्ड्स जो क्लोज कंडीशन में है, जिनको हमने क्लोज जगह पे रखा हुआ है, जैसे कि पोल्ट्री के बर्ड, उनको कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर बना दिया जाता है। दे आर कॉन्टिन्यूअस, तो उन्हें बनाया जाता है, दे आर मेड टू बी कॉन्टिन्यूअस। वो होते नहीं है टू बी, उन्हें कॉन्टिन्यूअस बना दिया जाता है कंडीशंस देके। क्लियर है, ठीक है।
तो उन्हें हमने कॉन्टिन्यूस बना दिया। क्लियर। तो हमारे पास क्या आ गया, एक आ गया सीजनल ब्रीडर और एक हमारे पास क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर आ गया। सीजनल और कॉन्टिन्यूस ये आपके सामने है, ये आपने दिमाग में रखना है। क्लियर है, ठीक है, सही है। अब जरा नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो हमारे पास क्या होते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं। प्लेसेंटल मैमल मतलब इसमें भी प्लेसेंटा है, इसमें भी प्लेसेंटा है और इसमें भी प्लेसेंटा है। ये दोनों प्लेसेंटल मैमल है। प्लेसेंटल मैमल में हमारे पास दो तरह की और भी होती हैं साइकिल्स, पर हम इसी पे बात कर रहे हैं। हमारे पास ये साइकिल्स हैं जिन्हें हम ईस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ईस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, आप समझो ध्यान से, मेरे पास क्या होता है, इन दोनों में साइक्लिकल चेंज होता है। साइक्लिकल चेंज इन, एक तो ओवरी में होता है, हार्मोन में होता है और एंडोमेट्रियम में, ये दोनों में होता है। ये दोनों में ये चेंजेस होते हैं, इसमें भी होगा सेम। बट फर्क क्या है, फर्क ये है कि जैसे आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा हुआ है कि एंडोमेट्रियम टूटकर बॉडी से डिस्कार्ड हो जाती है, समझो ध्यान से। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है, एंडोमेट्रियम टूटती है, एंडोमेट्रियम ब्रेक करती है एंड डिस्कार्ड हो जाती है। ब्रेक एंड डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब बॉडी के बाहर चली गई, डिस्कार्ड आउट फ्रॉम बॉडी, बॉडी के बाहर मूव कर गई, है ना। एंडोमेट्रियम बॉडी के बाहर मूव कर गई, इस चीज को समझना ध्यान से। तो एंडोमेट्रियम बॉडी के बाहर मूव कर गई, किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में। क्लियर हो गई बात। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम टूटी और बॉडी के बाहर चली गई, है ना। क्लियर। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, इसमें बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर नॉट चेंज एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ऐसा कुछ चेंज नहीं आता, है ना। लेकिन यहां पर ईस्ट्रस साइकिल में यहां क्या होता है, एंडोमेट्रियम हमारे पास ब्रेक तो होती है पर रीअब्सॉर्ब हो जाती है, ब्रेक एंड एब्सॉर्ब, वो रिलीज नहीं होती बॉडी के बाहर। ठीक है। इसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। आप समझो, ये मेरे पास डिफरेंस है इसमें ईस्ट्रस और इसमें। इसका एग्जांपल बेटा मेरे पास काऊ, बफेलो वगैरह है, और इसमें मेरे पास बंदर की फैमिली के मेंबर आते हैं, प्राइमेट्स, जिसमें मंकी, है ना, मंकी हम लोग लिख रहे हैं, है ना, एप वगैरह, और हम लोग लिख रहे हैं ह्यूमंस। तो ये इसमें आ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो मेंस्ट्रुअल और ईस्ट्रस साइकिल में दोनों में कॉमन है, ये चीजें चेंज होती हैं, लेकिन कैसे चेंज होती है ये फर्क है। इसके एग्जाम्पल ये हो गया और ये। तो प्लेसेंटल मैमल दोनों तरह के हो सकते हैं, ईस्ट्रस साइकिल वाले भी और मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले भी। क्लियर होगी बात, बिल्कुल सही। ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा, एक स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। ऑल सीजनल ब्रीडर्स आर मैमल, नहीं बेटा, एग्जाम्पल ऑल सीजनल ब्रीडर्स आर मैमल, ठीक है, नहीं, सीजनल सारे मैमल थोड़ी होते हैं। एग्जाम्पल बर्ड्स, तो गलत हो गई ये स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं यहां से। ऑल मैमल्स आर सीजनल ब्रीडर, नहीं, सम कॉन्टिन्यूअस भी तो है, जैसे कि बंदर की फैमिली वाले, है ना, प्राइमेट्स। ऑल कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर आर मैमल, कैपेटिविटी वाला भी तो है, कैपेटिविटी बेटा बर्ड्स, उसको हमने बना दिया। वैसे तो प्राइमेट्स कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर है, यस, ये सही है। तो मेरे पास ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, रीजन आपको बता दिया। तो इस तरीके से मूव करना बेटा टॉपिक को, है ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप इजीली पढ़ सकते हो इसे। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। हमने क्या ऑब्जर्व किया है, ध्यान से सुना बेटा। हमारे पास क्या होता है, सिंस एनिमल्स और प्लांट्स जो है बड़ा वेरिएशन, मोर वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोर वेरिएशन इन मोड, हमने पढ़ा भी था ना, मोड पे एसेक्सुअल में बड़ी वेरिएशन शो करते हैं। क्लियर है। एसेक्सुअल में क्या है बेटा, काफी वेरिएशन शो करते हैं। तो मोर वेरिएशन इन मोड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो काफी वेरिएशन शो करते हैं। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना।
क्लियर। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है, आप समझो ध्यान से, कुछ कॉमन स्टेप हैं, कॉमन स्टेप है। और आप ये चीज समझो ध्यान से कि सेक्सुअल स्टेज ड्यू टू हार्मोन आती है, बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में हमारे पास सेक्सुअल स्टेज जो है वो कैसे आती है, कम, समझो ध्यान से। तो हमने क्या किया, सिंस एनिमल्स एंड प्लांट मोर वेरिएशन इन मोड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है, कॉमन स्टेप है बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो सेक्सुअल स्टेज आएगी, समझना इस बात को बेटा, सेक्सुअल स्टेज आएगी हार्मोनल चेंज के बाद, है ना। हार्मोनल चेंज के बाद हमारे पास सेक्सुअल स्टेज आएगी। क्लियर हो गई बात। अब जरा चलते हैं कौन कौन सी 3 स्टेप्स हैं हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले चेंजेस, क्योंकि हम एक फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बनाते हैं, उसके पहले उसके बाद। तो प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यहां पर हम कुछ टॉपिक की बात करेंगे, उसको डिस्कस कर रहे हैं। फिर फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। एनसीईआरटी ने बोला है सिंस ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स बड़े अलग अलग हैं देखने में, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पैटर्न सब में सेम मिलता है। तो हम ये लिखते हैं कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म शो कॉमन पैटर्न, है ना, कॉमन पैटर्न शो करता है। क्लियर बेटा, आपको इसके बाहर नहीं पढ़ना इस चैप्टर के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर देखो, सब बनेगा इससे, है ना। क्लियर है, ठीक है, मैं इस चीज को लेके बिल्कुल श्योर हूं, सारा कुछ बनेगा इससे। क्लियर, जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़ो, जरूरी यह है कि आप रेलेवेंट पढ़ो। तो जो पढ़ा रहा हूं उससे बनेगा 100%, मैं श्योर हूं। ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखो जरा, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस आपने एक टॉपिक पढ़ना है। जब हम बात करते हैं प्री, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। जब हम बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस की, तो हम उसमें 2 इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करते हैं। एक, गैमेट कैसे बनेगा, और दूसरा, गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा। आप समझो इस बात को, समझो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट को फर्टिलाइज करना है, तो गैमेट बनेगा कैसे और गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा, इसको डिस्कस करना है हमने। तो जरा देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहां पर, जो टॉपिक में डील करूंगा, आपको बताऊंगा यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्या होता है, जिसे मैं कहूंगा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, है ना, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। फिर मैं बात करूंगा गैमेट कैसे बनेंगे, फिर मैं डिविजन्स की बात करूंगा, और फिर मैं बात करूंगा गैमेट ट्रांसफर की। समझ रहे हो इस बात को। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, मैं टाइप ऑफ गैमेट्स की बात कर रहा हूं, मैं डिवीजन फॉर गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर, इनकी मैं बात करूंगा इस चैप्टर में। अब फटाफट से, किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में। तो सेक्सुअलिटी में मैं क्या डील करने वाला हूं, मैं बताऊंगा एग्जांपल यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल के, जो क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देख लेते हैं एक बार फटाफट, आ जाओ बेटा। सबसे पहले सेक्सुअलिटी का मतलब होता है, हम बात करने वाले यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। आपको पता है कुछ टर्म्स, यूनिसेक्सुअल को ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हम बोले तो यूनिसेक्सुअल को डायोइशियस भी बोलते हैं, याद कर लो इसको अभी। और बाइसेक्सुअल को हम, बाई का मतलब होता है 2, तो एक ही में दोनों है, इसलिए मोनो लगाते हैं, मोनोइशियस बोलते हैं बेटा, देख लो, ठीक है, मोनोइशियस भी बोलते हैं। तो डायोइशियस और मोनोइशियस, ये वर्ड याद रखना। अब हम आ जाते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले हम लोअर ऑर्गेनिज्म के थ्रू मूव करते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म में एक मेरे पास एल्गी है, ठीक है। तो एल्गी में एनसीईआरटी ने देखो क्या बताया है, एल्गी में एक बाइसेक्सुअल ग्रीन एल्गी का एग्जांपल दिया है। एनसीईआरटी ने क्या किया है, बाइसेक्सुअल ग्रीन एल्गी का एग्जांपल दिया है, और उसका नाम आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में दे रखा है कारा, और उसके सेक्स ऑर्गन बना रखे हैं। यहां से क्वेश्चन आया था नीट 2017 में। देखो क्या क्वेश्चन आया था। सबसे पहले हमें क्या लगता है, फीमेल स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, मेल स्ट्रक्चर ऐसा लॉन्ग कुछ होगा, ऐसा बनाते हैं। हुआ क्या था, सुनना ध्यान से। दूसरा, हमें लगता है कि मेल स्ट्रक्चर ऊपर होना चाहिए, फीमेल स्ट्रक्चर नीचे होना चाहिए। बच्चे यही गलती कर गए थे उस क्वेश्चन में। हमारे पास इस तरीके का, ध्यान से सुने बेटा, हमारे पास क्या था, ध्यान सुनेंगे, इस शेप का फीमेल स्ट्रक्चर था, जिसको हमने ऊगोनियम बोला था। तो ऊगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक तरीके से स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। और ये बेटा मेरे पास क्या है, अपर है, ऊपर की तरफ है। नॉर्मली हमें लगता है फीमेल वाला स्ट्रक्चर नीचे होगा। और सर्कुलर शेप का
मेरे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जिसे एंथ्रीडियम कहते हैं। एंथ्रीडियम ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये लोअर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब यहां पर ऊगोनियम जो है, ऊगोनियम को जैसे ये गोल है तो इसका नाम ग्लोब्यूल था और इसको न्यूक्यूल बोल देते हैं। ऑल्दो ये नहीं पता होगा चल जाएगा, पर ये लोअर है और ये मेरे पास अपर है। दिस इज अपर, दिस फीमेल स्ट्रक्चर इज अपर, दिस इज लोअर, और ये दोनों एक ही थैलस पे है। दिस इज नोन एज थैलस। थैलस एक ही प्लांट पर है मेरे पास, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, बाइसेक्सुअल ग्रीन एल्गी। तो बाइसेक्सुअल ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, कारा। ठीक है। अब फंजाई के केस में क्या होता है बेटा, फंजाई दो तरह की होती है। एक होती है ये जिसमें मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही पर हो, उसे होमोथैलिक कहते हैं। होमोथैलिक का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल या मोनोशियस, जिसमें मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों एक ही पर हो। और फंजाई में अगर अलग अलग हो, जो मेल और फीमेल वाला अलग अलग हो, जैसे ये मेल है मान लो और ये फीमेल स्ट्रक्चर है, इस पे अलग अलग हो, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेटेरोथैलिक। हेटेरोथैलिक के लिए आ जाएगा यूनिसेक्सुअल। ये टर्म्स आपको आनी चाहिए। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सेक्सुअलिटी पढ़ रहे हैं। सेक्सुअलिटी मतलब हम बात कर रहे हैं लोअर और इसमें सेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल और ये सारा। अब देखो जरा, हमारे पास बेटा एक ब्रायोफाइट दे रखा है, क्योंकि लोअर ऑर्गेनिज्म में हम मेल फीमेल देख रहे हैं या बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल। हमारे पास एक ब्रायोफाइट है, समझना ध्यान से। उस ब्रायोफाइट का नाम है मार्केंशिया। मार्केंशिया बेटा हैप्लॉइड प्लांट होता है ना, गैमेटोफाइट होता है। उसमें एक थैलस ये बना रखा है, एक थैलस ये बना रखा है, उस पे ऐसे एक स्टॉक बना रखी है दोनों पे, और ऐसे एक डिस्क बना रखी है, ऐसे डिस्क बना रखी है दोनों पर। इस पे एंथ्रीडियम बना रखा है। तो एंथ्रीडियम जो है ये अलग थैलस पे, अलग थैलस का मतलब क्या है, ये मेरे पास बेटा फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब ये फीमेल स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेटोफाइट है। तो इसमें मेल फीमेल अलग अलग हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गया। तो मार्केंशिया मेरे पास याद रखो यूनिसेक्सुअल है। यहां मेरे पास एंथ्रीडियम है, दिस इज मेल स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम। फीमेल स्ट्रक्चर क्या है, आर्कीगोनियम। देखो एल्गी में ऊगोनियम होता है, ब्रायोटेरिडो जिम्नो में आर्कीगोनियम होता है। तो दिस इज हमारे पास क्या है, दिस इज हमारे पास एंथ्रीडियम। ठीक है, इसका नाम एंथ्रीडियोफोर है। एंथ्रीडियोफोर मतलब एंथ्रीडियम बियरिंग स्ट्रक्चर। इसका नाम आर्कीगोनियोफोर है, आर्कीगोनियोफोर, इसका मतलब फीमेल स्ट्रक्चर। तो आर्कीगोनियोफोर, एंथ्रीडियोफोर दिमाग में बिठाओ अपने। ठीक है, ये भी हैप्लॉइड होंगे ना बेटा। देखो ये गैमेटोफाइट है, दिस इज मेल गैमेटोफाइट। तो आपको क्या सीखा आपने सीखा इन मार्केंशिया जो कि एक ब्रायोफाइट है, उसमें मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होता है। मेल वाले फीमेल वाले पे आर्कीगोनियम बनता है, मेल वाले पे एंथ्रीडियम, और अलग अलग थैलस पे, इसलिए इसे यूनिसेक्सुअल प्लांट कह रहे हैं। ठीक है, कारा को बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, हायर ऑर्गेनिज्म में एक बार सेक्सुअलिटी चेक करेंगे। हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब देखो, अब मैंने क्या करना है, टेरिडोफाइट के बारे में नहीं बात करनी, हम जिम्नो में बात कर लेते हैं। ऑल्दो 11 आपको यहां पे नहीं दे रखा, लेकिन जिम्नो में बेटा बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल का क्वेश्चन इसके साथ मिक्स कर देता है। तो जिम्नो में बस आपको ये याद रखना है कि पाइनस जो है वो बाइसेक्सुअल होता है और साइकस जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है। इतनी बात याद हो जाएगी, क्लियर। पाइनस आपके पास बाइसेक्सुअल होता है और साइकस आपके पास क्या होता है, यूनिसेक्सुअल होता है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की। फ्लावरिंग प्लांट में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना, फ्लावरिंग प्लांट में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्म जो है, आप समझो इस बात को, फ्लावरिंग प्लांट में हमारे पास एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म जो हमारे पास है बेटा, एंजियोस्पर्म जो हमारे पास है, उसमें सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट भी क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। प्लांट इज ऑल्सो बाइसेक्सुअल। देखो फ्लावर के लिए यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल यूज करते हैं, प्लांट के लिए हम बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के साथ मोनोशियस डायोशियस भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने स्वीट पोटैटो रखा है,
और अगर आप बेटा ये मिस करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे इसमें एग्जाम में। स्वीट पोटैटो याद रखना, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल दे रखा है। अब मेरे पास क्या हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है कि मेल फ्लावर जिस फ्लावर में पिस्टिल ना हो उसे स्टैमिनेट कहते हैं, ठीक है, और फीमेल फ्लावर जिस फ्लावर में स्टेमन ना हो उसे पिस्टिलेट कहते हैं। ये अगर सेम प्लांट पर हो, फ्लावर अलग अलग है लेकिन प्लांट सेम है। ऐसे दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं, एक कोकोनट और दूसरा कुकुम्बर की फैमिली। कुकुम्बर बेटा कौन होता है, कुकरबिट्स, वाटरमेलन, पंपकिन, सब इसमें आएंगे, कुकरबिट्स कहते हैं। इसके अलावा जहां आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस लिखा है वहां मेज और कैस्टर भी दे रखा है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया बेटा, प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आप समझ रहे हो, हम सेक्सुअलिटी पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मेरे पास हो सकता है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट हो। अगर आपको यूनिसेक्सुअल प्लांट लाना है तो इसका मतलब क्या होगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट, फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। और यही रीजन है कि जब तक इनके दो प्लांट साथ नहीं होंगे फ्रूट नहीं बनता, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, मेल फीमेल। तो यहां पर आ जाएगा एक तो पपाया, एक आ जाएगा डेट पाम। बेटा डेट पाम का साइंटिफिक नाम क्लास 12 के चैप्टर 2 फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा है ना, वहां लिखा हुआ है, क्लियर। उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया और मलबरी कर लो। ये बेटा आपके यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, हो जाएगा क्लियर। ये बहुत जरूरी एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको बता दी है ना, ये बहुत जरूरी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, क्लियर आ जाते हैं। अब जरा देखो हमने क्या क्या था, आपको कहा था पहले सेक्सुअलिटी पढ़ेंगे, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल, फिर गैमेट्स की बात करेंगे। तो क्या मेरे पास एनिमल्स में भी यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल है, बिल्कुल है, डायग्राम बने हुए इनके। तो अब जैसे बाइसेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें तो मेरे पास एक तो अर्थवॉर्म है जिसका डायग्राम बना हुआ है, उसके बाद स्पॉन्ज है, ठीक है, उसके बाद मान लो सीलेंट स्पॉन्ज है, फ्लैटवॉर्म है, क्लियर। ये मेरे पास क्या है बेटा, एग्जांपल है किसके, बाइसेक्सुअल के। यूनिसेक्सुअल के लिए कॉकरोच दे रखा है, आप समझ रहे हैं, जिसे हम डायोशियस कह रहे हैं, इसके लिए एनिमल्स में ये दे रखा है, और इसे हम क्या बोल रहे हैं, मोनोइशियस, है ना। इसके डायग्राम दे रखे हैं, अर्थवॉर्म का डायग्राम दे रखा है और मेरे पास कॉकरोच का डायग्राम दे रखा है। तो वो डायग्राम का सिग्निफिकेंस ये है, क्लियर है बेटा, डायग्राम का सिग्निफिकेंस ये है। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, गैमेट्स की टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअलिटी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, गैमेट्स के बारे में, है ना, गैमेट्स की बात कर रहे हैं। तो देखो जरा ध्यान से गैमेट्स की, हमारे पास क्या होता है बेटा, अगर मेल और फीमेल गैमेट का साइज सेम हो उसे हम होमोगैमेट कहते हैं। होमोगैमेट को आइसोगैमेट कहेंगे, जिसमें क्या है, मेल और फीमेल एक जैसे दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे हैं, जेनेटिकली तो अलग होंगे बेटा, नहीं तो फर्टिलाइज नहीं करेगा। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। अगर मेल और फीमेल हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, आप समझो इस बात को, मेल और फीमेल हमारे पास स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे आइसोगैमेट, है ना, आइसोगैमेट। इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या आएगा, इसका एग्जाम्पल मेरे पास आता है बेटा आपका क्लैडोफोरा दे रखा है एनसीईआरटी ने, क्लैडोफोरा 12th में दे रखा है, और 11th में आपके पास स्पाइरोगैरा दे रखा है, स्पाइरोगैरा 11th में दे रखा है। पर स्पाइरोगैरा में नॉन मोटाइल है और क्लैडोफोरा में मोटाइल होता है, इतना ध्यान जरूर रखना। उसके बाद बेटा अगर अलग अलग साइज है तो उसे हम कहते हैं हेटेरोगैमेट, हेटेरोगैमीट कहते हैं, हेटेरोगैमीट कहते हैं, क्लियर है। अब हेटेरोगैमीट में दो ऑप्शन है, एक 11th में एनाइसो दे रखा है, बड़े छोटे या दोनों मोटाइल ऐसे करके एनाइसो, और एक होता है ऊगैमस, ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब मेल गैमेट नॉर्मली मोटाइल, नॉर्मली मोटाइल जरूरी नहीं है, नॉर्मली क्या हो गया, मोटाइल हो गया मेल गैमेट। और मेरे पास क्या होगा, समझ रहे हैं इस बात को, मेल गैमेट नॉर्मली मोटाइल बोल दिया मैंने, है ना, मेल गैमेट क्या कर दिया मैंने, नॉर्मली मोटाइल बोल दिया।
तो मेल गैमेट अगर हमने नॉर्मली मोटाइल बोल दिया तो हमने इसके बाद देखो क्या समझना है इसको। मैंने बोला मेल गैमेट नॉर्मली मोटाइल है, ठीक है, नॉर्मली क्या है, मोटाइल है मेरे पास मेल गैमेट, आप समझो इस बात को। अब मैंने क्या बोला, अगला सुनो ध्यान से, उसमें फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने आपके पास दिए हैं, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है। इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने क्या दिए हैं बेटा, एग्जाम्पल दिए हैं फ्यूकस और ह्यूमन। ये ऊगैमस में दे रखा है, ये नहीं करना, 11th में दे रखा था। इसका एग्जाम्पल यूडोरिना, अगर आपको याद आए तो 11th में था ये बेटा, यूडोरिना 11th प्लांट किंगडम में। तो आपने क्या करना है, गैमेट्स की टाइप होती है होमोगैमेट और हेट्रोगैमेट। एनाइसोगैमेट क्या होता है, मेल फीमेल छोटे बड़े होंगे पर होगा दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल। यहां मोटाइल हो सकता है फीमेल गैमेट, पर इसमें क्या होगा, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है। और मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म ऊगैमस होते हैं। मैं इस बात को लिख देता हूं, क्वेश्चन आ सकता है ये, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म क्या है, ऊगैमस होते हैं बेटा। मैक्सिमम क्या होते हैं, ऊगैमस होते हैं। अब आ जाओ जरा डिवीजन, क्योंकि सेल का डिवीजन मुझे पढ़ना बहुत जरूरी है कि गैमेट बनाने के लिए सेल कैसे डिवाइड करता है। सबसे पहले मैंने पढ़ा सेक्सुअलिटी, फिर मैं पढ़ रहा हूं, देखो सेक्सुअलिटी पढ़ ली, दूसरे नंबर पे मैंने क्या पढ़ा, फर्स्ट मैंने पढ़ ली सेक्सुअलिटी, सेकंड में बता दिया आपको गैमेट की टाइप, थर्ड में बता रहा हूं कि किस तरह की डिवीजन होती है गैमेट बनाने के लिए। तो मैं बात कर रहा हूं डिवीजन टू फॉर्म गैमेट, किस तरह की डिवीजन होगी गैमेट बनाने के लिए, डिवीजन टू फॉर्म गैमेट की बात कर रहे हैं। तो कैसी डिवीजन होगी जरा देख लेते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखते हैं इसको। डिवीजन टू फॉर्म गैमेट की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास कैसी डिवीजन होती है जरा देखें बेटा इस बात को। डिवीजन टू फॉर्म गैमेट में हमारे पास आ जाती है, एक होती है माइटोसिस। ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास क्या होता है, इन सम प्लांट्स, या एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट्स में होता ही है ये बेटा, इन सम ऑर्गेनिज्म, एनसीईआरटी ने तो एल्गी वगैरह को बोल दिया, ऑर्गेनिज्म विच इज हैप्लॉइड, जैसे कि एल्गी। एल्गी मेरे पास क्या है बेटा, एल्गी और फंजाई, इनको हैप्लॉइड कह रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म मेरे पास हैप्लॉइड है उनमें क्या होगी, माइटोसिस होती है, माइटोसिस अकर टू फॉर्म गैमेट। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सारे प्लांट में गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस ही होती है। जैसे मान लो ये एल्गी है, दिस इज एल्गी, एल्गी खुद हैप्लॉइड है, तो अगर उसको हैप्लॉइड गैमेट बनाना है तो उसको किस प्रकार की, कैसी डिवीजन करनी पड़ेगी, आप लिखोगे माइटोसिस। तो आपको समझ आना चाहिए कि डिवीजन कौन सी होती है। माइटोसिस से गैमेट बनाते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में। अगर मैं बात करता हूं मियोसिस की, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मियोसिस, है ना, मैं यहां लिख रहा हूं मियोसिस। तो मियोसिस कब होती है बेटा, हम लिखते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। एक जनरल बात लिखी है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जो मैं जनरल बात की कह रहा था। देखो यहां पर क्या है, क्लियर लिख दिया है कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ही माइटोसिस से गैमेट बनते हैं, लेकिन आपके जो हायर प्लांट है ना उनमें भी माइटोसिस से ही बनता, भी दिखा रहा हूं ये देखो। इनमें क्या होगा, इन डिप्लॉइड प्लांट या डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो खुद डिप्लॉइड है, मियोसिस अकर टू फॉर्म गैमेट, मियोसिस अकर टू फॉर्म गैमेट। तो गैमेट बनाने के लिए क्या होगी, मियोसिस होगी, मियोसिस होगी गैमेट बनाने के लिए। तो जरा ये देखो बेटा, ये देखो, तो हमने यहां पर मियोसिस करा गैमेट बनाने के लिए, समझना ध्यान से। गैमेट बनाने के लिए हमने क्या किया, मियोसिस किया, है ना, मियोसिस किया गैमेट बनाने के लिए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब जरा ये देखो बेटा, अब मैं मान लो बात करता हूं हाइयर प्लांट की, एंजियोस्पर्म है। आपको पता है कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स होते हैं, ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये स्टेमन है, एंथर में बेसिकली, एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल होता है जो कि डिप्लॉइड होता है। इसने मियोसिस करके गैमेट थोड़ी बनाया है, इसने मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाया है। तो प्लांट्स के अंदर मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनते हैं, उन माइक्रोस्पोर की माइटोसिस करके मैंने यहां पर मेल गैमेट बनाया है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस से बनाएंगे गैमेट और डिप्लॉइड में हम कैसे बनाएंगे, मियोसिस से। पर सभी तरह के प्लांट में मियोसिस से स्पोर ही बनता है, स्पोर से गैमेटोफाइट बनता है, दिस इज गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट के अंदर माइटोसिस हो के गैमेट बनते हैं। क्लियर है ये बात, बिल्कुल दिमाग में बिठाना इस चीज को, है ना, ये बिल्कुल सही चीज है बेटा। क्लियर। अब आ जाओ हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर की, क्योंकि हमने ये भी पढ़ लिया सेक्सुअलिटी,
हमने टाइप ऑफ गैमेट और गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा इसको सीखना है ना। मैंने जो स्टेटमेंट बोली मैं रिपीट करता हूं, एनसीईआरटी क्लियरली लिख रही है कि हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होगी, हैप्लॉयड में माइटोसिस होगी, पर सभी प्रकार के प्लांट चाहे वो डिप्लॉयड हो चाहे हैप्लॉयड हो उनमें गैमेट माइटोसिस द्वारा ही बनता है। क्यों? क्योंकि उनमें पहले क्या होगा, मियोसिस से स्पोर बनते हैं, स्पोर गैमेटोफाइट बनाता है, उस गैमेटोफाइट में माइटोसिस से गैमेट बनते हैं, चाहे एम्ब्रियो सैक हो चाहे पॉलन ग्रेन हो, क्योंकि पॉलन ग्रेन का नाम मेल गैमेटोफाइट है। चलिए गैमेट ट्रांसफर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम ये कहते हैं बेटा कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म ऊगैमस है, मोस्टली ऊगैमस है। अगर आपको मेरी बात समझ में आए, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म ऊगैमस है, इसका मतलब फीमेल गैमेट क्या हो गया, नॉन मोटाइल, फीमेल गैमेट मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेल गैमेट नीड टू मूव टुवर्ड्स फीमेल गैमेट। ठीक है, ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो इन एल्गी देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें दो ऑप्शन, इससे होगा क्या, हमारे पास वेस्टेज होगी, वेस्टेज ऑफ मेल गैमेट होगी, ये भी प्रॉब्लम है एक। तो प्लांट ने कैसे इवॉल्व किया, देखो सबसे पहले तो क्या किया, नंबर ऑफ मेल गैमेट ज्यादा बनते हैं, पहला एवोल्यूशन तो ये है, नंबर ऑफ मेल गैमेट इज मोर इन नंबर, उसका नंबर बढ़ा दो। और क्या कर सकते हो, आपने मेल गैमेट की संख्या बढ़ा दी, और क्या कर सकते हो, मेल गैमेट को लेकर जाना है। तो मेल गैमेट देखो बेटा, मेल गैमेट मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला की मदद से मूव करता है। जैसे कि हम बात करते हैं एल्गी में होता है, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में ऐसा होता है। और जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें पॉलिनेशन होती है। हायर प्लांट में क्या है बेटा, हायर प्लांट में क्या होता है, पॉलिनेशन होती है, और पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स हैं, और उसके बाद देन पॉलन ट्यूब उनको लेकर जाती है, पॉलन ट्यूब कैरी करती है। मैं बात कर रहा हूं बेटा मेल गैमेट को, मैं बात कर रहा हूं जिम्नो और एंजियोस्पर्म की। तो हम यहां पर बिल्कुल श्योर हैं कि मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट नीड टू मूव टुवर्ड्स फीमेल गैमेट, वेस्टेज ऑफ मेल गैमेट होती है, ठीक है, मेल गैमेट मूव करता विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। और हम क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ मेल गैमेट इज मोर इन नंबर। हायर प्लांट में पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, और पॉलन ट्यूब होती है जो मेल गैमेट को लेकर जाती है। ये कॉन्सेप्ट अगर ह्यूमन की बात करें या एनिमल्स की बात करें, दे हैव स्ट्रक्चर नोन एज पेनिस। पेनिस जो है वो इंसेमिनेशन का काम कर रहा है, मेल गैमेट को ट्रांसफर कर रहा है। उसके बाद मेल गैमेट में फ्लैजिला भी है, वो खुद एक्टिवली स्विम कर रहा है। तो वी हैव मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म्स हैं गैमेट ट्रांसफर को लेके। क्लियर है बेटा, चलिए आगे चेक करते हैं। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, है ना, बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट किया, अब हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन को लेकर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है। हम यहां पर क्या करते हैं, सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन को हम एक साथ यूज कर लेते हैं। एनसीईआरटी लिखती है यूज करते हैं इंटरचेंजेबली, मतलब एक दूसरे से चेंज करके हम ऐसे बात करके इसको यूज कर लेते हैं। क्लियर, इसको हमने क्या बोल दिया, इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आप समझो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब है आपने मेल और फीमेल गैमेट को क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया, इसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है हम इस पे बात करेंगे, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट, हमारे पास क्या होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है, एक टर्म है पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है,
अनफर्टिलाइज एग हम लिख रहे हैं इफ फ्यूजन नॉट अकर, है ना, हम लिख रहे हैं फ्यूजन ना हो तो क्या होगा, हमने लिखा अनफर्टिलाइज एग जो है वो क्या कर रहा है, आप समझो ध्यान से। पार्थेनोजेनेसिस में क्या हो रहा है, अनफर्टिलाइज एग जो हमारे पास है वो अनफर्टिलाइज एग से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ऐसा किस में होता है बेटा, हमारे पास ऐसा नहीं कि सिर्फ हनी बी में होता है, ऐसा हमारे पास एक तो हनी बी में होता है, हनी बी के अलावा एनसीईआरटी ने रोटिफर्स लिखा है। एक मेरे पास लिजर्ड होती है, उसका नाम बेटा लेसर्टा होता है, उसमें होता है। और हमारे पास कुछ स्नेक्स होते हैं, उसमें होता है। और हम लिख रहे हैं बेटा यहां पे टर्की, टर्की एक बर्ड है उसमें होगा, तो टर्की बर्ड है ना। लिजर्ड एंड सम स्नेक इनमें होता है। एनसीईआरटी ने तो 4 लिखे हैं, हनी बी, रोटिफर, सम लिजर्ड और टर्की। इनके अंदर हमारे पास पार्थेनोजेनेसिस होती है, जिनमें अनफर्टिलाइज एग से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट को हम सिनगैमी कह रहे हैं, जिसका रिजल्ट है एक डिप्लॉयड सेल, रिजल्ट इज डिप्लॉयड जाइगोट। इसकी वजह से हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है ना। डिप्लॉयड जाइगोट हमारे पास बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे हम एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, आप समझना ध्यान से, व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होना। इंटरनल का मतलब होता है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना। एक्सटर्नल में क्या होता है समझना ध्यान से। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आउटसाइड फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी। अब ये तभी पॉसिबल है जब, पॉसिबल तभी होगा, आप सोचो खुद से, पॉसिबल ओनली व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट एक साथ रिलीज हो। गैमेट का रिलीज, गैमेट साथ में रिलीज हो और मैच्योरिटी सिंक्रोनाइज हो। मैच्योरिटी क्या हो, सिंक्रोनाइज हो, है ना। वो एक साथ रिलीज हो और उनकी मैच्योरिटी सिंक्रोनाइज हो, मतलब वो साथ में मैच्योर हो चुके हो। इसका अपना एक ड्रॉबैक क्या होता है बेटा, ड्रॉबैक ये होता है कि जो बच्चे बनते हैं, प्रोजेनी, वो प्रोन होता है प्रीडेटर से। प्रोन का मतलब आसानी से उसको प्रीडेटर खा सकता है, ये इसका अपना एक नुकसान है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो, फर्टिलाइजेशन अक्कर इनसाइड फीमेल बॉडी। इसमें खास चीज क्या होती है, ज्यादा प्रोटेक्शन होगी, मोर प्रोटेक्शन, क्योंकि पेरेंटल केयर के उसको पता है उसका बच्चा कौन है, तो मोर प्रोटेक्शन, चांस ऑफ पेरेंटल केयर बढ़ जाते हैं। अब क्या है बेटा, इसके एग्जाम्पल में को बच्चे गलती करते हैं। इसका एग्जाम्पल आएगा और आप नीट में गलत कराओगे। देखो इसके एग्जाम्पल क्या लिखे हैं। एक्सटर्नल का एग्जाम्पल एक तो बोनी फिश है, आपको पता होना चाहिए। एम्फीबियंस है, आपको पता है बेटा, आपने अगर एनिमल किंगडम थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा है तो मेरे पास कार्टिलेजनस फिश जो है, कार्टिलेजनस फिश जो है वो मेरे पास किसका एग्जाम्पल है। कार्टिलेजनस फिश जो है वो मेरे पास, उसमें क्लास्पर ऑर्गन होते हैं, तो वो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ना, इसमें इंटरनल है। एनसीईआरटी चेक करोगे तो पता चलेगा। उसके अलावा बेटा मेरे पास रेप्टाइल और बर्ड्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। अच्छा, एनसीईआरटी ने प्लांट किंगडम में एल्गी को यहां लिखा है एक्सटर्नल में, बाकी सारे ग्रुप कौन कौन से, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये सब इंटरनल में लिखे हैं यहां पर, आप समझ रहे हो। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, फंजाई को इंटरनल में लिखा है। तो इस तरीके से आपको इस टॉपिक को लेकर जाना है। ये एक्सटर्नल का एग्जाम्पल है और ये इंटरनल के एग्जाम्पल है, जो बहुत स्पेसिफिकली आपने याद करने, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। अब आ जाते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, है ना, जो कि इस पार्ट का एक लास्ट टॉपिक रहता है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले बदलाव, है ना, कौन से होते हैं। देखो हम ये समझते हैं बेटा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट क्या है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, वो 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो जाइगोट में माइटोसिस हो सकती है या मियोसिस हो सकती है। तो मैं लिख सकता हूं, जाइगोट कैन अंडरगो
अंडरगो मियोसिस, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये किसमें होता है? ये होता है, डिपेंड करता है लाइफ साइकिल पे, डिपेंड ऑन लाइफ साइकिल। किस तरह की लाइफ साइकिल में मियोसिस होती है? मैं कहूंगा हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर होती है? आप याद रखो, एल्गी और फंजाई में। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट में मियोसिस होती है, पर ये इतना आसान नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा होता है, दीज आर गैमेट्स, गैमेट्स को फ्यूज करके मैंने जाइगोट बना दिया, दिस इज जाइगोट। और जाइगोट में मैंने क्या किया बेटा? फिर मैंने थिक वॉल बना दी। अगर आप फंजाई पढ़ोगे ध्यान से तो थिक वॉल जाइगोट का नाम जाइगोस्पोर होता है। तो मेरे पास ये थिक वॉल आ गई, थिक वॉल आ गई और ये रेस्टिंग स्टेज में भी चला गया। अब जाके इसमें क्या होती है? मियोसिस होती है, फिर इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस से हमारे पास क्या बनते हैं? स्पोर। आप समझ लो। तो आपको समझ आना चाहिए कि जिनकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उनके जाइगोट में मियोसिस होगी, और जिनकी डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उनके जाइगोट में, जाइगोट अंडरगो माइटोसिस, जाइगोट में क्या होगी? माइटोसिस होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जाइगोट में क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्लियर है? तो मैंने क्या किया है, यहां जाइगोट में अंडरगो मियोसिस, ठीक है, डिपेंड ऑन लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी फंजाई, ठीक है, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जाइगोट अंडरगो माइटोसिस। जाइगोट क्या कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है। क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर, ठीक है, क्लियर। और ये बेटा जाइगोट माइटोसिस करके क्या बनाएगा? फॉर्म एम्ब्रियो। तो हमेशा याद रखो कि जब माइटोसिस होगी तो एम्ब्रियो बनेगा, इसलिए इनमें एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं। यहां आता है आपका एंजियो, जिम्नो, इवन ह्यूमन भी आप समझो डिप्लॉन्टिक ही होती है एक तरीके से। ह्यूमन में अगर मैं प्लांट ना लूं, वैसे कहूं तो ह्यूमन डिप्लॉयड है, और ये मेरे पास ब्रायो और टेरिडो। तो ये इनके आपको पता होनी चाहिए कि लाइफ से इनमें होगा क्या। जाइगोट में माइटोसिस होती है। अब हम ये देखेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियो कैसे बनता है ना, एम्ब्रियो कैसे बनता है? तो एनसीईआरटी क्लियर कहती है बेटा कि मेरे पास जाइगोट अगर है तो उस जाइगोट में दो प्रोसेस होते हैं। पहला सेल डिवीजन, जिसे जो कौन से वाली हो रही है? माइटोसिस। उसके बाद सेल की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये तीनों प्रोसेस को मिलाकर हमारे पास एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है। एक क्या बनता है बेटा? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है। और अगर मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना तो हम कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस हो गई। इसे हमने क्या बोल दिया? एम्ब्रियोजेनेसिस बोल दिया। तो मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बना, हमारे पास क्या हो गई? एम्ब्रियोजेनेसिस हो गई। आप देख लो ध्यान से बेटा, ये मेरे पास एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जरूर होगा कि ये चीज बनेगी। अब यहां से बेटा आप देखो, जब एम्ब्रियो डेवलप करता है ह्यूमन के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर तो बर्थ होता है। बर्थ हम दो तरीके का रखते हैं, एक रखते हैं ओवीपेरस और एक रखते हैं विविपेरस। इस पे आते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस मतलब जो एग लेइंग करते हैं, एग ले करते हैं, जो क्या करते हैं? एग ले करते हैं। एग लेइंग को हम ओवीपेरस कहते हैं। अब ध्यान से समझना, जो मैं यहां पर एक बात बताऊंगा इंपॉर्टेंट। ओवीपेरस दो तरह के होते हैं, एक जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, जैसा कि मेरे पास एम्फीबियन है और मेरे पास बोनी फिश है, इनमें मेरे पास ध्यान रखना इस बात को, एम्फीबियन और बोनी फिश, इसमें मेरे पास क्या है? ध्यान से सुनो, इसमें मेरे पास बिल्कुल आपको दिमाग में रखना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है एम्फीबियन और बोनी फिश में। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एम्फीबियन और बोनी फिश में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा, यहां एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनका जो एग होता है उसमें कोई कैल्शियम की शेल नहीं होती, क्योंकि भाई अगर कैल्शियम की शेल होगी, ध्यान से देखो इसे, नो कैलकेरियस शेल, ठीक है, ये रहा।
यहां पर कैल्शियम की शेल नहीं है, क्योंकि स्पर्म को इसे पेनिट्रेट करना है, तो नो कैल्शियम कार्बोनेट की सेल, ऐसी कोई शेल नहीं होती, प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन अगर जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई और उन्होंने एग ले कर दिया, आप देख रहे हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले हमारे पास जिन्होंने एग ले कर दिया, ऐसे कौन है? ऐसे मेरे पास बेटा रेप्टाइल और बर्ड्स। रेप्टाइल और बर्ड्स में मेरे पास कैल्केरियस सेल होती है, कैल्शियम की शेल होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप अगर पूछो किसमें कैल्शियम की शेल है, जो ओवीपेरस और इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले, ये क्वेश्चन आ सकता है। वीपेरस बेटा यंग वन ले करते हैं, यंग वन ले करते हैं, इसका मतलब इनमें क्या है? ज्यादा प्रोटेक्शन है, मोर प्रोटेक्शन है, और ज्यादा प्रोटेक्शन। और इसका रियल मतलब क्या होता है कि दे ले यंग वन आफ्टर सम मेच्योरिटी, कुछ मेच्योरिटी के बाद उनको बर्थ होता है ना, ये चीज है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपने सीखा यहां पर। ठीक है, अब यहां से हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन प्लांट, है ना। प्लांट में कौन से ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो हम बात करते हैं। देखो प्लांट में मेरे पास जो फ्लावर होता है, फ्लावर में ये सेपल है मान लो, दिस इज पेटल, दिस इज स्टेमन एंड दिस इज पिस्टिल। ये फ्लावर में ये पार्ट्स हैं, आपके सामने है, ये पार्ट्स हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओनली पिस्टिल रह जाता है, ओनली पिस्टिल रिमेन, बाकी सब सूख जाते हैं। सूख जाते मतलब विदर अवे, रेस्ट विदर अवे। विदर अवे का मतलब होता है सूख जाना, रेस्ट विदर अवे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, समझना इसे। ठीक है, ये मान लो मैंने बना दिया, इसका मतलब क्या होगा कि जो ओवरी होती है उसकी वॉल को पेरिकार्प कहते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। उससे मेरे पास ये फ्रूट बनता है। तो जो फ्रूट की वॉल होती है, फ्रूट की वॉल भी पेरिकार्प होती है। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो ओवरी है मेरे पास, दिस ओवरी, ओवरी से फ्रूट बन जाएगा, और ओव्यूल जो है, ओव्यूल से क्या बन जाएगा? सीड बनेगा। क्लियर है? तो ये बेटा आपको मैंने अब पूरा चैप्टर जो एनसीईआरटी से है प्रॉपर जो आपका आएगा वो कंप्लीट किया है। कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। चलो आओ फटाफट से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन है ना, देखते हैं। फ्लावर्स ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम, ये कह रहा है मोनो का, फ्लावर वंस इन अ लाइफ टाइम की बात कर रहा है। बैम्बू आ जाएगा इसमें। जैक फ्रूट देख रहे हो, जैक फ्रूट, पपाया, ये सब पेरिनियल पॉलीकार्पिक है ना, ये सब क्या है? पेरिनियल है और पॉलीकार्पिक है। पर आपको कैसे पता चलेगा? अब मान लो जैक फ्रूट तो नहीं पता होगा, पर बैम्बू तो याद करा है आपने, है ना, इसलिए कह रहे हैं। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना कितने साल में करता है? 2017 में है, 12 साल में, है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस बेटा बनाने हमने। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास और देख लेते हैं जरा एक दो क्वेश्चंस। ये देखो ये वाला कारा के लेके 2014 क्वेश्चन है। कारा ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रॉन्ग पूछा हुआ। अपर ऊगोनियम, लोअर, ये तो सही लग रहा है। ठीक है, और ग्लोब्यूल राउंड वाला था, ग्लोब्यूल न्यूक्लियल प्रेजेंट ऑन, ये भी सही है। अपर एंथ्रीडियम, लोअर ऊगोनियम, ये गलत है ना, यही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आपको इतने से भी क्वेश्चन बन जाता, जरूरी नहीं आपको ग्लोब्यूल नोक्यूल पता हो, है ना। ये देखो ये चीज अगर ध्यान से देखो आप, तो इस तरीके से आप कर पाओगे बेटा अगर सारा ये चीज है। ठीक है, क्लियर। आपको एक टेबल ये याद करनी है जिसमें क्रोमोसोम के नंबर है ना। इनको याद कैसे करना है? कैट, रैट, डॉग को 7 कैटेगरी मतलब एक साथ इकट्ठा करके लिख लेना, सारे प्लांट्स को साथ लिख लेना, और फ्लाई, जैसे हाउस फ्लाई में कितने क्रोमोसोम, फ्रूट फ्लाई में कितने हैं, और बटरफ्लाई में कितने, है ना, ये चीज। तो आप फ्लाई वाले अलग कर लेना, साथ लिखोगे तो याद हो जाएगा, समझ रहे हो। बटरफ्लाई 380, तो ये इस तरीके से करोगे। क्लियर है? एक टेबल ये याद करनी है बेटा आपने, है ना। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे ये देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आ स्पीसीज विच वाज इंट्रोड्यूस इन ऑर्नामेंटल, सजाने के लिए लाए थे, सज गई पूरी। कौन सी है बेटा? ये देखो जरा, ऑर्नामेंटल, बट देखो ध्यान से, कौन सी है हमारे पास? बिकम अ ट्रोबलसम वीड, इकॉर्निया है ना, इकॉर्निया आपको पता है। ठीक है, वेजिटेटिव अगावे, बुलबिल,
बेटा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बाहर से आएगा आपको, है ना, यहां पे कर सकते हो। एक मिनट, ये वाला देख लो, अगावे हो गया, यहां पे ये वाला देखेंगे, फीमेल गैमेट डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल गैमेट से आप पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, पार्थनोजेनेसिस बोलेंगे। इस क्वेश्चन में बच्चों ने क्या गलती की थी, पार्थनोकार्पी। पार्थनोकार्पी में इंडिविजुअल नहीं बनता, फ्रूट बनता है। तो यहां गैमेट से अगर पूरा एम्ब्रियो बना रहे हो, इंडिविजुअल बना रहे हो, तो पार्थनोजेनेसिस आएगी। यहां बच्चे गलती कर गए थे, ठीक है। अब ऑफसेट देखो कैसे बनेगा, हमने क्या कहा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, चेक करना नोट्स वाले, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाले स्ट्रक्चर कौन सी डिवीजन से बनेंगे, माइटोटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला भी जस्ट किया हमने, बैम्बू, है ना। तो आप समझो कि क्वेश्चन एक तो आता ही है, कभी कभी दो आगे वो लक की बात है, ठीक है। ये वाला कर सकते हैं, ये वाला नहीं किया हमने, ये तो कर लिया, ठीक है। 12 साल वाला, ये देखो स्टोलोन किस में होता है, देखो राइजोम मेरे पास किस में, जिंजर में, ठीक है। नॉट पूछा है ना, आई पोटैटो में होती है, ऑफसेट इसमें, स्टोलोन नहीं, बुलबिल है ना यहाँ पे। तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये आप कर पाओगे आप आसानी से, ठीक है, क्लियर। जिंजर में बेटा क्या होगा, जिंजर राइजोम, हमने बेटा आपको जो कराया उसमें से जार बनेगा। नॉट करेक्टली मैच, देख लो, देखो ऑफसेट मेरे पास इकॉर्निया सही है, कोनिडिया पेनिसिलियम सही है, राइजोम में बनाना लिखा था, अभी हमने कहा था बनाना और शुगर केन भी याद करना है। तो बाइनरी फिजन सारगेसम में नहीं होगा। सारगेसम क्या बेटा, एक एल्गी है, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन हो सकती है ना, मल्टी सेलुलर एल्गी है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये कर लो। ईस्ट में क्या आएगा, क्या पूछा, करेक्टली मैच पूछा। ईस्ट में जूस्पोर नहीं होगा, बड होगा। अनियन बल्ब ठीक है, जिंजर सकर नहीं, क्लमाइडोमोनास कोनिडिया नहीं होगा, जूस्पोर होगा। तो ये आप देख पा रहे हो बेटा, वी कैन डू दिस। और मियोसिस किस में होती है, मियोसाइट में। मियोसाइट वो होते हैं जिनकी मियोसिस होती है, ये लिखा है एनसीईआरटी में। तो कर पाओगे आप, मेरे को लग रहा है आप कर लोगे चैप्टर पूरा क्लियर। तो कंप्लीट करें, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, यू आर वेरी क्लोज टू एग्जाम। प्लीज पढ़ाई करो, चीजों को मतलब इकट्ठा करो। समेटना एक बहुत जरूरी मतलब प्रोसेस होता है सक्सेस के लिए। चीजों को समेटो, एनसीईआरटी के अराउंड पढ़ो। आप बार बार रीड कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, एक एक स्ट्रेटेजी बना के उसको कंप्लीट करो। बाकी हम लोग लास्ट तक आपके साथ हैं, प्लीज पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट बेटा। अगर ढंग से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।